लास्ट जो लेक्चर मतलब लास्ट जो टॉपिक था वो था फोर्स ऑन मूविंग चार्ज, कि एक मैग्नेटिक फील्ड में ये ऐसे देख रहे, ऐसा लग रहा है कि सर क्या बोल रहे हैं। देखो, लेकिन अभी वापस से करवा देता हूँ कुछ रिवीजन। जैसे मान लो कि मैग्नेटिक फील्ड अंदर की ओर है, किधर है, अंदर। इसका क्या मतलब होता है, इनटू द एज। ठीक है, मैंने बोला कि जैसे ही यहाँ पे अगर एक चार्ज ऐसे इंटर करता है, ठीक है, मान लो चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है Q है और इसका मास कितना है m, और v वेलोसिटी से मूव किया ये, तो जैसे ही इसके अंदर जाएगा तो इस पे लगेगा एक मैग्नेटिक फोर्स। इस फोर्स के बारे में क्या बताया कि फोर्स F जो होता है वो होता है Q V क्रॉस B, ये पढ़ा रखा मैं। ठीक है, यहाँ पे ये जो F है ना, F कौन सा फोर्स है, इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक, मैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, F है यहाँ पे मैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, अच्छा, अगर ए क्रॉस बी को ओपन करते हो तो इसका मतलब होता है ए बी साइन ऑफ थीटा। अगर तुम लोग बोलते हो बार बार कि सर ए क्रॉस बी नहीं बताए हो, मैं थोड़ा सा तुमको ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देता हूँ ए क्रॉस बी का। ठीक है, मान लो कि ये वेक्टर है ए और ये वेक्टर है बी। ठीक है, ये वेक्टर क्या था हमारा ए, और ये हो गया हमारा वेक्टर बी, और ये दोनों के बीच में एंगल थीटा। ठीक है, मान लो कि एक सी नया वेक्टर आया और वो क्या है ए क्रॉस बी, मतलब ए और बी का क्रॉस प्रोडक्ट बराबर क्या आ रहा है सी। ठीक है यहां तक। अच्छा, जब इसको ब्रेक करोगे इसका मतलब होता है ए बी ऑफ साइन थीटा, और ये है वेक्टर, तो यहाँ पे एक एन कैप भी होगा और प्लस माइनस, क्या होगा प्लस माइनस। ठीक है, क्या मतलब हम सब बताते हैं तुमको। ए क्या है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, बी क्या है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी, थीटा क्या है एंगल बिटवीन ए एंड बी, है ना। ये जो सी आएगा ना, जो वेक्टर सी आएगा, ये परपेंडिकुलर होगा किसके, बिल्कुल ये बात याद रखना था, परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी। तो मतलब सी मतलब एन, दोनों का डायरेक्शन तो सेम ही है, सी बराबर एन कैफ ही तो है ना यहाँ पे। अब देखो दिया कैसे जाता है, ए क्रॉस अगर बी तुमको निकालना है तो राइट हैंड में कर्ल फिंगर को रखो ए पे और इसको घुमा किधर दो बी की ओर, बी किधर है इधर, इधर से घुमा दिया, ए और बी दोनों एक ही प्लेन में है। ठीक है, घुमाया, थंब किधर जा रहा है बाहर, इसका मतलब सी किधर आएगा बाहर। ठीक है, अगर तुमने ऐसा कुछ किया, कोई एक नया वेक्टर डी बनाया, डी बराबर क्या हो जाएगा बी क्रॉस ए, तो मतलब बी क्रॉस ए क्या हो जाएगा, बी पे रखो कर्ल फिंगर को रख दिया, घुमाओ ए पे, घूमेगा क्या, नहीं, ऐसे रखने पड़ेगा। अब घूमेगा, थंब किधर जा रहा है अंदर, मतलब अब किधर आएगा माइनस। क्या ये बात बोल सकते हैं डी बराबर माइनस सी, सी किधर था बाहर, डी किधर था अंदर, तो इसका मतलब ऐसा बात हम बोल सकते हैं कि ये जो ए क्रॉस बी है वो क्या होगा माइनस टाइम ऑफ बी क्रॉस ए, समझे या नहीं। चलो यहां तक तो समझ में आ गया, मैग्नीट्यूड में कोई चेंजेस नहीं आएगा, ए क्रॉस बी क्या हो जाएगा ए बी साइन थीटा, बी क्रॉस ए क्या हो जाएगा ए बी साइन थीटा, तो मैग्नीट्यूड में कोई चेंजेस नहीं आएगा। आएगा किसमें चेंज, डायरेक्शन में, इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लगा दिया माइनस। समझ में आया यहाँ तक कोई डिफिकल्टी। अब तुम वापस यहाँ पे आओ, अब देखो तुम क्रॉस करने का दो तरीका, चाहे तो अगर तुम्हारा माइंड इतना शार्प है तो तुम हैंड से डायरेक्टली कर लो, नहीं हो रहा है तो आई जे के में लिखो। तुमको मैं देखो, जो हमारा ऑर्थोगोनल वेक्टर होता है एक्स के लॉन्ग क्या होता है आई, वाई के लॉन्ग जे, और जेड के लॉन्ग के। ठीक है, अब बताओ कि अगर मैं ए क्रॉस ए करूंगा तो कितना देगा, सोचो, ए क्रॉस ए क्या मतलब ए इंटू साइन ऑफ
थीटा, बताओ यहाँ पे थीटा कितना होगा? 0। भाई ए और ए के बीच में डायरेक्शन कितना है? 0। यही ए है और यही दूसरा भी ए है, तो दोनों के बीच में एंगल कितना? 0। तो साइन 0 कितना? 0। तो ए क्रॉस ए कितना हो जाएगा? समझ में आ रहा है ये बात? अच्छा, बी क्रॉस बी क्या हो जाएगा? 0। तो तुमसे कोई पूछेगा आई क्रॉस आई क्या हो जाएगा? 0। आई मतलब एक्स एक्सिस, पहला वेक्टर एक्स एक्सिस पे, दूसरा वेक्टर भी वाई एक्सिस, सॉरी एक्स एक्सिस पे, तो दोनों का क्रॉस 0। मतलब कि अगर दो वेक्टर पैरेलल हो, क्या हो? पैरेलल, या फिर एंटी पैरेलल, मतलब एक इधर तो एक इधर, क्योंकि साइन 180 का वैल्यू कितना होता है? 0। साइन 180 का वैल्यू 0 होता है। तो अगर दो वेक्टर पैरेलल हो या फिर एंटी पैरेलल हो तो इनका क्रॉस प्रोडक्ट कितना होगा? 0। इस बात को लिखो, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू पैरेलल एंड एंटी पैरेलल वेक्टर्स इज 0। ये समझ में आया यहाँ तक? हो गया यहाँ तक? ठीक है। अब एक बात बताओ कि अगर जिधर मैग्नेटिक फील्ड और उधर ही चार्ज जा रहा हो तो उस पर फोर्स लगेगा? मान लो कि मैग्नेटिक फील्ड किधर है? अंदर, और चार्ज भी अंदर जा रहा है, तो फोर्स लगेगा? नहीं। क्यों नहीं लगेगा? क्यू वी क्रॉस बी, वी भी अंदर, बी भी अंदर, तो दोनों का डायरेक्शन क्या हो जाएगा? सेम। तो फोर्स कितना हो जाएगा? 0। समझ में आ रहा? ऑल दो वेलोसिटी है, यहाँ पे वेलोसिटी है या नहीं है, फिर भी फोर्स क्या है? 0। क्लियर है ये बात? अब देखो, आई क्रॉस जे करो तो क्या देगा? के क्या बताया था कैसे दिया जाता है? ये देखो आई है, ये जे है, तो देखो आई क्रॉस जे, जे का घुमाए ना इसको, थंब किधर आ रहा है? बाहर, मतलब इसका जो रिजल्टेंट आएगा क्या होगा? के। तो तुमको बार बार ये नहीं करना है, तुमको क्या करना, देखो मैं बता रहा हूं, आई जे और के, क्लॉकवाइज चलना। कैसे? क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज को प्लस, एंटी क्लॉकवाइज को माइनस। जब तुम आई को जे से मल्टीप्लाई कर दो रिजल्टेंट क्या आएगा? के। जे को जब के से मल्टीप्लाई कर दो रिजल्टेंट क्या देगा? आई। के को आई से मल्टीप्लाई कर दो रिजल्टेंट क्या देगा? जे। अगर उल्टा चला, आई को जे से, सॉरी आई को के से मल्टीप्लाई कर दो रिजल्टेंट क्या देगा? माइनस जे। क्लियर है ये बात? बस इतना याद रखना, इससे ज्यादा वेक्टर की जरूरत नहीं है यहाँ पे। क्लियर है यहाँ तक? समझ में आ गया? तो बताओ, इस पे क्यू तो स्केलर हो गया, वी किधर है? आई में, और बी किधर है? बी 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 क्या है? मैग्नेटिक फील्ड, माइनस जेड मतलब माइनस के, मतलब तुमको क्या मल्टीप्लाई करना होगा? आई क्रॉस माइनस के, तो माइनस को तो बाहर निकालो, क्या बच जाएगा? आई क्रॉस के। देखो आई क्रॉस के, आई क्रॉस के माइनस जे, और एक ऑलरेडी माइनस है तो क्या जाएगा? प्लस जे। प्लस जे का क्या मतलब? वाई एक्सिस, इस पे फोर्स लगेगा किधर? वाई एक्सिस पे। समझ में आया किधर लगेगा? वाई एक्सिस। अब बता, वेलोसिटी इधर है, एक्सेलरेशन ऊपर है, दोनों के बीच में एंगल कितना है? तो कैसा मोशन होगा? सर्कुलर। यही तो था सर्कुलर कंडीशन। इसका मतलब क्या हुआ? ये सर्कुलर पाथ पे जाएगा ऐसे। समझ में आया ये बात? जिसमें ये क्या होगा? इसका फोर्स, और ये फोर्स कितना है? F बराबर क्यू बी वी, क्योंकि यहाँ पे साइन थीटा कितना है? 1, एंगल कितना? 90 ना। ये कौन सा फोर्स है? सेंट्रीपिटल, और यही इसको कहाँ घुमाएगा? सर्कल। और सेंट्रीपिटल फोर्स किसके बराबर होता है? एम वी स्क्वायर अपॉन आर। तो यहाँ से आर स्क्वायर नहीं, आर होता है, आर स्क्वायर कहाँ से आ गया? वी से वी कैंसिल कर गया,
तो रेडियस आर बराबर क्या हो जाएगा, एम बी अपॉन क्यू बी। ये सब करवा रखा हूं, ऐसा पूछा जाता है। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक तो दिक्कत है, ये लाल कलर का तुमसे इसमें न्यूमेरिकल पूछ सकता है। अच्छा एक चीज और देखना, मैं एक बात बता रहा हूँ, बहुत बार क्या होगा ना, रेडियस कितना आया, आर बराबर एम बी बाई क्यू बी आया ना। देखो आर बराबर क्या आया, एम वी बाई क्यू बी। तुमको बहुत बार ना क्वेश्चन में क्यू नहीं दिया जाएगा और एम नहीं दिया जाएगा, बेसिकली क्यू बाई एम दिया जाएगा बहुत बार क्वेश्चन में। ऐसा लिखेगा कि ए चार्ज इज मूविंग इन मैग्नेटिक फील्ड हैविंग क्यू बाई एम रेशियो दिस। मतलब क्यू दिया नहीं, एम दिया नहीं, क्या दिया, क्यू बाई एम का रेशियो। अच्छा वैसे इसका यूनिट क्या होगा, कूलम पर केजी। क्या हो जाएगा, कूलम पर केजी। तो ठीक है, क्यू बाई एम दिएगा तो तुम यूज कर लेना। यहाँ पे क्या है, एम बाई क्यू। अरे भाई क्यू बाई एम पता तो एम बाई क्यू नहीं निकल जाएगा, पलट दो। समझ में आ रहा है ना? तो बहुत बार ऐसा घबराना मत कि सर बोले तो रेडियस में तो क्यू आता है बट क्यू दिए नहीं है, एम आता दिए बट दोनों का रेशियो दिया हुआ है। ठीक है, तो बहुत बार क्वेश्चन में ऐसा होगा। ये सब हम लास्ट क्लास में कर चुके हैं, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल भी कर चुके हैं। अब आज का हेडिंग जो है वो डालो, लिखो फोर्स ऑन करेंट कैरिंग वायर। फोर्स ऑन current carrying अभी तक हम लोग किस पे फोर्स पढ़ रहे थे, फोर्स ऑन मूविंग चार्ज। और अब हम क्या पढ़ेंगे, फोर्स ऑन करंट कैरिंग वायर। जैसे होता क्या है कि दो चार्ज आपस में एक दूसरे को इधर अट्रैक्ट करेगा या फिर रिपेल करेगा। अच्छा सेम नेचर का हुआ तो रिपेल, अपोजिट नेचर का हुआ तो अट्रैक्ट। ठीक है, देखो मान लो कि एक करंट कैरिंग वायर ऊपर जा रहा है और दूसरा करंट कैरिंग वायर नीचे आ रहा है। क्लियर है, समझ में आया? मान लो कि इस पे करंट है I1 और इस पे करंट है I2। क्लियर है, समझ में आ रहा है यहां तक, कोई दिक्कत? अच्छा एक बात बताओ, फोर्स ऑन मूविंग चार्ज क्या था, Q V क्रॉस B। कोई दिक्कत यहां तक? अच्छा इस V को क्या लिख सकता हूं मैं, L बाई टी लिख सकता हूं। अरे L वाली डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस, या X बाई टी लिख सकता हूं कि नहीं, ये बताओ। Q बाई टी क्या होता है, अरे रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। करंट बराबर क्या होता है, क्या कर रहे हो, आई बराबर क्या होता है, क्यू बाई टी। ऐसे करोगे, आई को बाहर निकाल दिया, अंदर क्या बच जाएगा, एल क्रॉस, ये क्या आ जाएगा, फोर्स ऑन करंट कैरिंग वायर। ये क्या था, फोर्स ऑन मूविंग चार्ज। ठीक है, फोर्स ऑन करंट कैरिंग वायर, एफ बराबर आई एल क्रॉस फोर्स वेक्टर है। ठीक है, अच्छा आई पे वेक्टर क्यों नहीं डाला मैं, स्केलर क्वांटिटी, करंट कैसा है, एक स्केलर। क्लियर है यहाँ तक? अच्छा मतलब क्या हुआ कि अगर मान लो मुझे इस पे मैग्नेटिक फोर्स निकालना, किस पे, I2 पे। किस पे निकालना है, I2 पे। मान लो कि I2 का लेंथ दिया हुआ, ये वाला लेंथ कितना दिया हुआ है, L। कितना दिया हुआ लेंथ, L। मैंने बोला लेंथ, अगर तुम ध्यान से देखो तो यहाँ पे जो फोर्स हम निकाल रहे हैं F, ये क्या दिया हुआ, I इंटू L क्रॉस B। तो सर इसका लेंथ L तो दिए हैं बट L आपने वेक्टर बनाया है, तो फिर L का डायरेक्शन किधर लूंगा, जिधर
करंट जा रहा, करंट किधर है, नीचे, तो यहाँ पे एल का डायरेक्शन किधर होगा, नीचे। ऐसा कुछ और बताए थे, याद करो, याद आ रहा है, पढ़ो फिर याद आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे एल का डायरेक्शन किधर होगा, करंट के डायरेक्शन में। अच्छा एक बात बताओ, अगर मुझे इस पे फोर्स निकालना है तो हमको चाहिए करंट है, हमको चाहिए लेंथ है, हमको चाहिए मैग्नेटिक फील्ड है या नहीं। क्या इसका खुद का मैग्नेटिक फील्ड इस पे फोर्स लगाएगा, नहीं। भाई तुम अपने आप पे फोर्स लगा सकते हो क्या, तुम पे फोर्स कौन लगाएगा, कोई दूसरा। तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड होना चाहिए, क्या इसका खुद का हुआ, मतलब अगर ऐसा हुआ तो तुम सोचो कि एक वायर है तो ये तो अपने आसपास मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा ही, तो मैग्नेटिक फील्ड भी हो गया, करंट भी हो गया, लेंथ भी हो गया, मतलब इस वायर पे अपने आप फोर्स लग जाएगा तो वायर अपने आप उड़ जाएगा। पॉसिबल है ऐसा, नहीं। मतलब ये मैग्नेटिक फील्ड इसका खुद का होना चाहिए, किसी और का, किसी और का, ठीक है। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड होगा, वो किसका होगा, I1, किसका होगा, I1। अब तुम बताओ मुझे कि I1 का मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे किधर होगा, कैसे, राइट हैंड थंब रूल, थंब को रखा ऊपर, तो यहाँ पे कर्ल फील्ड किधर जा रहा है, अंदर, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा, अंदर, किधर होगा, अंदर। अच्छा कितना होगा, मान लो कि ये आर है, डिस्टेंस कितना है, आर, तो बताओ यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का क्या फॉर्मूला कितना था, बी बराबर म्यू नॉट I1 अपॉन 2 पाई आर। I1 क्यों लिया, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड किसका है, I1 का, इसलिए म्यू नॉट I बाई 2 पाई आर लिख दिया यहाँ पर। नहीं देखते हैं ना भी, देखते हैं किधर आएगा, वो हम देख लेंगे। नहीं देखो, जिधर फोर्स उधर एक्सेलरेशन, वो अलग बात है, हम फिलहाल फोर्स देख रहे हैं। तुम इधर बताओ, यहाँ पे फोर्स किधर है, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड किधर है, अंदर क्यों। अब देखो फोर्स का क्या फार्मूला है, आई एल क्रॉस बी, बताओ एल किधर है और बी किधर है, तो एल क्रॉस बी किधर आएगा, करो, राइट हैंड थंब रूल लगाओ, कर्ल फिंगर को किधर रखोगे, एल की ओर, एल किधर है, नीचे, ऐसे है ना, और इसको घुमाओगे किधर, अंदर, तो थंब किधर जा रहा है, राइट, किधर जा रहा है, right। देखो करंट इधर जा रहा है, तो करंट का डायरेक्शन किसको रखेंगे, कर्ल फिंगर को, और कर्ल फिंगर को घुमाना किसके डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड, घुमा दिए तो थंब किधर जा रहा है, बाहर। इसका मतलब यहाँ पे फोर्स किधर लगेगा, इधर, क्या लगेगा, ये क्या है, समझ में आ रहा है ये बात, मतलब ये जो I1 है I2 को क्या करेगा, रिपेल, क्या करेगा, रिपेल। समझ में आ रहा है ये बात। अच्छा कितना रिपेल करेगा हम ये भी निकाल सकते हैं, अगर तुम ध्यान से देखो तो फोर्स का क्या फार्मूला है, आई, यहां पे कौन सा आई लेंगे, हम फोर्स किस पे निकाल रहे हैं, I2 पे, तो कौन सा आई लेंगे, I2, टू भाई, इस पे फोर्स निकाल रहे तो करंट इसी का होगा, मैग्नेटिक फील्ड दूसरे का है। अच्छा लेंथ एल, चलो एल डाल दिया, एल दे दिया हमें, इंटू बी, बी कितना है, म्यू नॉट I1 2 पाई आर, म्यू नॉट I1 अपॉन 2 पाई आर इंटू साइन ऑफ थीटा, थीटा कितना है यहाँ पे, थीटा किसके बीच में एंगल है, लेंथ और मैग्नेटिक फील्ड, देखो एल और बी के बीच में एंगल है, तो लेंथ किधर है, नीचे, मैग्नेटिक फील्ड किधर है, अंदर, कितना एंगल 90, साइन 90 कितना हो जाएगा 1, तो छोड़ दिया, ठीक है। तो बताओ फोर्स का क्या फॉर्मूला आया, एफ बराबर म्यू नॉट I1, ये क्या था, I1 ये क्या था, I2, तो म्यू नॉट I1 I2 इंटू लेंथ L अपॉन 2 पाई आर, दिस इज इक्वेशन ऑफ फोर्स बिटवीन टू वायर। समझ में आया ये बात,
देखो हमें यहाँ पे इस फोर्स का डायरेक्शन निकालना है। फोर्स का डायरेक्शन कैसे निकाला, आई एल क्रॉस बी, राइट हैंड। तुम एक इसका एक रूल भी बताऊंगा, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल है, वही बताऊंगा, बट वो बहुत बकवास है, फिर भी मैं पढ़ा दूंगा, कोई सेंस नहीं बनता उसका, बट इससे काम बन जाएगा। नहीं नहीं, हम किसका, जब भी थंब रूल यूज करेगा ना किसमें, राइट हैंड, राइट हैंड में एल क्रॉस बी मतलब क्या है, ए क्रॉस बी, अरे भाई यही है ना, ए क्रॉस बी। क्या करते थे ए क्रॉस बी में, ए की तरफ रखते थे इसको और घुमाते किधर थे, बी की तरफ, तो जिधर थंब जा रहा वो क्या रहता था, रिजल्टेंट। अब बताओ यहाँ पे एल क्रॉस बी, एल किधर है, नीचे रख दिया, और घुमाना किधर है, बी में, बी किधर है, अंदर, थंब किधर गया, लेफ्ट सॉरी राइट में, तो फोर्स किधर लगेगा, राइट। ठीक है, बट इसके फोर्स निकालने का एक तरीका भी है, लिखो हेडिंग डालो। हम्म, नहीं जब करंट उल्टा हो, चलो अभी तुम लोग से मैं पूछूंगा, समझाओ, पहले ये लिख लो ना, हो गया। अब देखो चलो एक बात बताओ, अच्छा ये बताओ आई वन पे फोर्स किधर लगेगा, तुम लोग बताओ, चलो सारे लोग, हाँ अभिनल क्या कर रहा है, आई वन पे फोर्स किधर लगेगा ये बताओ, लगेगा कितना, सेम, तो एक्शन रिएक्शन पेयर होगा यहाँ भी, तो वो देखो कैसे, कैसे पहले तो चेक करो। अच्छा बताओ, अगर यहाँ पे भी फोर्स निकालना है तो ये फॉर्मूला यूज करूंगा, आई एल क्रॉस बी, इसका एल किधर है, ऊपर, बट हमको बी चाहिए, बी क्या इसका या आई टू का, आई टू का, आई टू का यहाँ पे किधर कर, क्या यूज करोगे, ऐसे, तो यहाँ पे थंब किधर जा रहा है, अंदर, तो यहाँ पे भी मैग्नेटिक फील्ड किधर है, अंदर की ओर, नहीं समझ में आया, अरे देखो करंट रखो यहाँ पे, कर्ल फिगर किधर जा रहा है, यहाँ पे अंदर, तो यहाँ पे भी मैग्नेटिक फील्ड किधर है, अंदर की ओर, समझ में आ गया। अब इस पे फोर्स लिखना है, कौन सा फॉर्मूला यूज करूंगा, आई एल क्रॉस बी, तो एल पे किधर रखो, कर्ल फिंगर को रख दिया एल पे, किधर घुमाओगे, सॉरी ऊपर रख दिया, किधर घुमाओगे, अंदर, इस पे फोर्स किधर आ रहा है, लेफ्ट। हाँ रिपेल करेगा, ठीक है, क्लियर है, समझ में आ रहा है। बट इसको सॉल्व करने के एक और तरीका है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, हेडिंग डालो, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड, देखो मैं ये कतई नहीं पढ़ाता तुमको, क्योंकि काम तो इससे बन ही गया, ये जो काम इससे हुआ है ना, उसके लिए फ्लेमिंग ने एक नया सा रूल लगा दिया, बट मैं इसलिए पढ़ा दे रहा हूँ कि कहीं नया टर्म लिखा हुआ दिख जाए तो घबरा जाओगे तुम लोग, बट तुम लोग काम इसी से करना, इससे बहुत आसानी से काम होगा। देखो कैसे, फ्लेमिंग ने क्या बताया, फ्लेमिंग ने बताया कि मान लो कि करंट कैरिंग वायर है, यही वाला एग्जांपल ले लेता हूँ, ये वायर नीचे था और ये ऊपर था, तो इसको भूल जाओ, इसका मैग्नेटिक फील्ड कहाँ बना था, अंदर की, इस पे फोर्स लगेगा, डायरेक्शन किधर होगा, वही क्या यूज करोगे, एफ बराबर आई एल क्रॉस बी, ये यूज करोगे ना, एल में रखा, बी में घुमा दिया, थंब इधर गया, तो इस पे फोर्स किधर लगेगा, इधर। फ्लेमिंग ने इसके लिए रूल दे दिया, रूल क्या बोला कि जब भी तुमको करंट कैरिंग वायर पे मैग्नेटिक फोर्स निकालना हो, किधर होगा, डायरेक्शन के लिए, वो भी किधर होगा, तो उसके लिए क्या बोला कि तुम लोग अपना लेफ्ट हैंड उठाओ, उठाओ सारे लोग लेफ्ट हैंड उठाया, लेफ्ट हैंड में तीन फिंगर को ऐसे परपेंडिकुलर बनाओ, ये तीन फिंगर को ऐसे तीनों परपेंडिकुलर बना दिया, आपस में एंगल कितना तीनों पे, 90। एक फॉर्मूला याद रखना, भूल ना जाओ, एफ बी आई, एफ बी आई एजेंसी है, एफ का मतलब फोर्स, बी का मतलब, और आई का मतलब थंब किसको दिखाएगा, ये किसको दिखाएगा, ये किसको दिखाएगा,
बस इसको अरेंज कर दो इसमें। चलो बताओ, तुमको फोर्स ही तो निकालना है ना, तो फोर्स को मत अरेंज कर देना, ये तो निकालना है तुमको, इन दोनों को अरेंज करो। ये क्या है? फील्ड, तो ये किधर जाएगा? अंदर, ठीक है। ये क्या है? करंट किधर है? थंब किधर गया? बेटा बेटा इसमें हाथ मुड़ जाएगा था, ये कॉम्प्लेक्स ही हो गया। अब एग्जाम में बच्चे ऐसे एग्जाम बैठ कभी ऐसे करते कभी ऐसे करते, वो इसलिए लगा कोई पागल हो गया ये। बेटा काम इससे ही हो जा रहा है, सिंपल था, एल क्रॉस बी बाहर। और फ्लेमिंग ने अलग से रूल बना दिया, भैया तुम ऐसे से घुमाओ। चलो एक और करवा देता हूं। चलो हाँ देखो, मान लो ये है तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड। क्या है मैग्नेटिक? क्या है ये इसका मतलब? आउट ऑफ द, ठीक है। और वायर ऐसे जा रहा है, ठीक है। करंट किधर है आगे? चलो दोनों तरीके से करेंगे। सबसे पहले फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड लगाते हैं, एकदम कॉम्प्लेक्स तरीका। तीनों फिंगर उठाओ। बी, बी किधर है? ऊपर। और आई किधर है? देखो यही बच्चे करता, अब सर आई हो नहीं रहा एडजस्ट, कैसे करें? पता नहीं चल रहा है। एफ, ये बी है ना, तो बी में बाहर रखे और आई को अंदर ऐसे रखा ऐसे घूम गया, तोड़ मत लेना हाथ ऐसे घुमा, तो थंब किधर जा रहा है? इधर। इसका मतलब इसमें फोर्स किधर लगेगा? इधर की ओर। नहीं अब है तो है। हाँ हाँ, नहीं समझ में आया तुम लोग को? अरे एफबीआई में ये क्या है? बी, बी किधर है? बाहर, इसको बाहर रखो। ये क्या है? करंट, और करंट किधर है? इधर, तो घुमाओ इसको। अब लो हो गया, तो थंब किधर गया? नीचे, इसको इधर जाएगा। भैया पागल कहेगा कोई, इससे काम करो। क्या बोला? इससे क्या होगा? एफ बराबर आई एल क्रॉस बी। एल पे रखो किसको? कर्ल फिंगर को रख दिया, घुमा किधर? तो मैग्नेटिक फील्ड पे, मतलब उल्टा रखा मैंने, इधर रखना है। एक लाइन में आ गया, समझ में आ रहा है? जैसे कि तुम 10th क्लास में जाओगे ना, तो ये एक्चुअली बोर्ड में पढ़ना है, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड, ठीक है। तो वो डायरेक्शन के लिए यही यूज करते हैं। अगर तुमको मान लो कि आ गया ऐसा, एक क्वेश्चन ऐसा दे दिया, फिर लिख देगा ऐसा, डायग्राम बना देगा और लिखेगा विद द हेल्प ऑफ फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल एक्सप्लेन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। ठीक, नहीं वो नहीं बोलेगा ना तुम, हाँ तुम अपना चतुराई से पता कर लो राइट हैंड से कि फोर्स किधर लगेगा, नीचे लिख दो भैया ये है, इसको इधर रखो, करंट को इसका डायरेक्शन रखो, थंब नीचे जा रहा है मतलब फोर्स नीचे होगा, कोई तकलीफ नहीं है। हाँ एक्सप्लेन, तुमको अभी सब्जेक्टिव पेपर नहीं देना है तो टेंशन मत लो, क्लियर है? समझ में आ रहा है यहाँ तक? ये मतलब अवेयर रहना, बट तुमको ये करना नहीं है, इसको यूज करना, ठीक है। समझ में आ गया? अच्छा देखो ना, ये तो सिर्फ डायरेक्शन बता रहा है, ये वाला तो मैग्नीट्यूड भी बता रहा है कितना होगा। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड से मैग्नीट्यूड पता चला क्या? बट इससे मैग्नीट्यूड भी निकल जाएगा और डायरेक्शन भी निकल जाएगा। अब कुछ नया पढ़ा भी नहीं रहा, ए क्रॉस बी में देख लो किधर जाएगा। समझ में आ रहा है ये बात? क्लियर है? तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या होता है? दो वायर, अगर करंट करिंग वायर है उसके बीच में फोर्स कैसे निकलेगा, ठीक है। अच्छा तुमने देखा करंट ऊपर और इसमें करंट नीचे, तो क्या हुआ था? इसको रिपेल किया, इसको रिपेल किया। क्या करंट दो अपोजिट डायरेक्शन में बह रहा है तो अट्रैक्ट कर रहे हैं रिपेल, जबकि दो अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट करता था। दो अपोजिट नेचर ऑफ चार्ज क्या करते हैं एक दूसरे को? अट्रैक्ट। बट यहां पे क्या हो रहा है? रिपल्स। अरे ठीक है डायरेक्शन है, बट मैं एक तुमको एनालॉग समझाने के लिए बोल रहा हूँ, तुम समझो उसी बात। क्लियर है? अच्छा इनके बीच में जो फोर्स एफ लगेगा, एफ बराबर क्या हो जाएगा? मान लो अभी रुक जाओ, ये है I1 और ये है I2, और दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है? R, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? म्यू I1 I2 L अपॉन 2 पाई R। बहुत बढ़िया।
ये लेंथ उसका जिस पे फोर्स निकाल रहे हो। जैसे एक बात बताओ, एफ वेक्टर बराबर आई एल क्रॉस बी, अगर हम इस पे निकाल रहे हैं तो करंट किसका, इसी का, लेंथ किसका है, इसी का, मैग्नेटिक फील्ड किसका, समझ में आ रहा है। बट देखो प्रॉब्लम क्या होगा मैं बताता हूँ। प्रॉब्लम इसमें ये आता है कि तुमको ये जो वायर है वो इनफाइनाइट देता है। मैं बोला था ना कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट कैन करेंगे, बोला सर क्या मतलब बनता है इसका। तो होता क्या है ना कि तुमसे बहुत बार फोर्स नहीं पूछेगा, तुमसे पूछेगा फोर्स पर यूनिट लेंथ। मतलब ये जो एल है ना, इसको इधर ले आओ, क्या हो जाएगा बताओ, एफ अपॉन एल बराबर क्या हो जाएगा, म्यू नॉट आई वन आई टू अपॉन 2 पाई आर। तुमसे ज्यादातर क्वेश्चन ये पूछेगा व्हाट इज द फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑन दिस वायर। क्लियर है, लिखो फिर इस पे एक नंबर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर नहीं, लेंथ मीटर स्क्वायर में आ गया तुम्हारा, गजब आदमी हो यार। अच्छा, ये जो फोर्स होता है, ये जो फोर्स आया है कैसा फोर्स है, कंजर्वेटिव या फिर नॉन कंजर्वेटिव, याद आ रहा है कुछ, कैसा है, नॉन। अगर कंजर्वेटिव होता तो अब तक हम पोटेंशियल एनर्जी इसका पढ़ा दिए होते। ठीक है, समझ में आया या नहीं आया, न्यूमेरिकल दूं, कर लोगे सॉल्व, मिटा दो इसको, लिखो 2, चलो मैं भी लिख देता हूँ साथ में, 2 इनफाइनाइट लॉन्ग, इनफाइनाइटली लॉन्ग करंट कैरिंग वायर, current carrying wire are separated at distance of 20 meter. If current in both wire is same and equal to 10 milliampere, तो मिली हटा दो, 10 एम्पियर कर लो, 10 में नहीं 100 एम्पियर कर लो, 100 एम्पियर। फाइन फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑन एनी वायर, दोनों वायर पे क्या होगा, सेम ही होगा, तो किसी एक को बता दो, बताओ कितना। डायग्राम बनाना, बिना डायग्राम बनाए मत करना। मैंने ऐसा कुछ नहीं बोला कि करंट किस में किधर जा रहा है, तुमको जिधर मन उधर रख लो, ठीक है। मैंने डायरेक्शन पूछा भी नहीं है, सिंपली क्या पूछा है, मैग्नेट। जब डायरेक्शन पूछना होता तो करंट का डायरेक्शन देता मैं। कितना आया, 10⁻⁻⁴ न्यूटन पर मीटर। बाकी लोग का देखो भाई, ये पाई कट गया ना तुम्हारा, अच्छा हाँ पाई कट जाएगा, 10⁻⁷ उधर आएगा और नीचे 20 है, ठीक है, लगभग तो लग तो सही रहा है। बाकी तीनों को भी करने दो। पहले क्लास में कितने लोग थे, तुम थे अकेला बस, कहाँ गया वो, अच्छा वो दोनों का कल
तुम लोग का एग्जाम कंप्लीट हो गया ना, जल्दी से इसको। अच्छा एक चीज तुम लोग को बता दूं मैं, इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट है कि अरे हर हफ्ते टेस्ट होगा, अब से कंटिन्यू होगा हर हफ्ते। हाँ लग सकता है मोस्टली, पूरा प्रॉपर एनएससी जैसे लेवल जो भी होता है, क्योंकि अब तुम्हारा पेपर अगले ही महीना है ना। तो अब लग जाओ जी तोड़, ठीक है। और हर टेस्ट के बाद एक रिवॉर्ड है, वो हम बताएंगे। 10+3 आ रहा है, इतना तो नहीं होगा। तुम्हारा कितना आया, कैलकुलेट करो दिखाओ। क्यों नहीं कर रहा कैलकुलेट, है ये सारा ऊपर से आ रहा है कैसे, अभी तो पढ़ा है ये भी नहीं समझ में आ रहा तुम। अच्छा तुमने बी कैसे आया यही नहीं पता चला तो फॉर्मूला डायरेक्ट यूज करो ना, अभी जो पढ़े हो, अभी दो वायर के बीच में फॉर्मूला बताया ना। क्या बताया, म्यू नॉट I1 I2/2 पाई आर। म्यू नॉट का वैल्यू तुमको नहीं पता है, आप क्या कर सकते हो, रिवीजन करो यही बोलना चाह रहा हूँ। देखो एक वायर ऊपर एक कहीं मान लेते, ठीक है। क्या है फॉर्मूला देखो, बी बराबर म्यू नॉट I1 I2, सॉरी बी बता रहा हूं, इधर देखो, चलो मैं बता रहा हूं, इधर देखो रणविजय, इधर देखो हो गया। एफ बराबर क्या है, म्यू नॉट I1 I2/2 पाई आर। बेसिकली एफ नहीं, ये क्या एफ पर यूनिट, तुमसे ये पूछा गया है, ठीक है। जाकर रिवाइज कर लेना, आज भर मैं लिख देता हूँ, ठीक है। तो पूछ लेते ना तुमको ये पता था, अरे I1 मतलब किसी एक वायर में करेंट, I2 पता था, क्या 2 पाई आर क्या डिस्टेंस बिटवीन वायर ये पता था, दे रखा हूँ, तुम इसका वैल्यू पूछ लेते। देखो म्यू नॉट का वैल्यू होता है 4 पाई × 10⁻⁷, ठीक है। I1 कितना दे रखा हूं, 100, तो ये हो जाएगा 100 एम्पियर। I2 भी कितना है, 100/2 पाई। आर कितना है 20, इसमें ही तुम लोग को दो डिफरेंट आंसर आ गया। 2 पाई, 2 कट जाएगा, ये 2 से 2 भी कट जाएगा, बहुत बढ़िया। 4, एक 5 नहीं -3 होगा, अच्छा नहीं नहीं 3 होगा, ये से ये कट जाएगा 3, 10⁻⁻⁴ न्यूटन पर मीटर। कहाँ गलत किया भाई अथर्व, क्या डाला था, अच्छा तो इसलिए तुम्हारा प्लस में आ गया वो 8। हाँ भाई अविरल तुम भी नहीं पढ़े हो, है याद आ गया था फाइनली, आंसर देखने के बाद याद आ रहा है इसको। देखो पता है, तुम लोग मैनेज नहीं कर पा रहे हो, फैक्ट मुझे यहाँ तक समझ में आ रहा है, मैनेज हो जाता है। तुम लोग किसी एक चीज में बहुत ज्यादा घुस जाते हो, जैसे बोर्ड आया ना, तुमने पूरा 1 महीना बोर्ड पे फोकस किया, उस चक्कर में तुम बोर्ड में भी सही नहीं कर पाए, और अरे वही तुम्हारा जो भी था ये हाफ ईयरली था, तुम लोग उसको बोर्ड जैसा ही कर रहे थे, ठीक है। इतना स्ट्रेस नहीं लेना होता है। अगर एक बात बताओ, कोई इंसान अगर 100 किलोमीटर का रेस के लिए तैयारी कर रहा हो, उसको 10 किलोमीटर के लिए तैयारी करने की जरूरत है, सोचो। अगर उसको करने पड़ रही है तो कहीं ना कहीं उसका 100 किलोमीटर का रेस का तैयारी नहीं है। कॉमन सेंस यूज करो। तुमको साइंस में, हम फिजिक्स में इतना पढ़ाया जाता है, नॉर्मल क्लास में भी बहुत ज्यादा पढ़ाता हूँ मैं तो, बायो में पढ़ाया जाता है, नो हाँ केमिस्ट्री में भी पढ़ाया जाता होगा तुमको। क्या पढ़ना होता है बहुत ज्यादा, तो सोशल साइंस, इंग्लिश। सोशल साइंस बहुत इंटरेस्टिंग है, हिस्ट्री तो है वो, तुम बैठ के पढ़ो, ये बहुत अच्छी चीज है। याद करना ही क्यों है, मुझे अभी भी बहुत सारी चीजें याद है, मैं याद करता ही नहीं हूँ। पढ़ो किसी भी चीज को इतना शिद्दत से पढ़ो कि याद रहे। हाँ चलो इधर दिख गया, कर लोगे फोर्स। हाँ एक और करते हैं, समझ में आया ये, हाँ हो गया ये।
ये है सोलेनॉइड। क्या है? सोलेनॉइड। ठीक है, सोलेनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड मैंने पढ़ा रखा है, तो इतना डरने की बात नहीं है भाई। ऐसा डर, मान लो इसमें एन, कैपिटल एन है तुम्हारा 200 टर्न पर मीटर। ठीक है, इस सोलेनॉइड में जो करंट आई जा रहा है हाँ हाँ, पढ़े नहीं हो तो यही होगा। इसमें कितनी बार लपेटा हूं मैं टर्न, सॉरी एन है सिर्फ, वो एन नहीं है बेसिकली, ये है स्मॉल एन, नंबर ऑफ टर्न पर मीटर या पर यूनिट। ठीक है, इसमें करंट आई जा रहा है 100/π एम्पियर। कितना करंट जा रहा है? 100/π एम्पियर। तुम बोलोगे सर इतना गंदा दिया, वो तुम्हारे लिए डाला हो, अभी तुमको समझ में नहीं आ रहा। म्यू नॉट ऊपर है, नीचे में पाई पाई कैंसिल हो जाएगा। हाँ इधर देखो, एक वायर है, अलग से वायर है जो सोलेनॉइड के बीच से गुजर रहा है, इनफाइनाइट वायर। ठीक है, और इस वायर का जो मास है, मास, इस वायर का कुछ मास होगा, इस वायर का मास है 2 मिली, सर सर 2 kg मान लेता हूँ, बहुत ज्यादा। कितना है? ऐसे बहुत ज्यादा हो जाएगा ना, 2 मिलीग्राम लो, अब बहुत कम हो गया है, बहुत अच्छा। 2 मिलीग्राम कितना केजी हो जाएगा? 1000 मिली वाला हो गया और ग्राम वाला 1000 हो गया केजी में, तो कितना? 10⁻⁻6। तीनों तीन कितना हो जाएगा? -6। तो मास कितना हो जाएगा? 2 × 10⁻⁻6 kg। अब बताओ, ये वायर जो है, ये आया हुआ क्वेश्चन है, मैं कुछ नया नहीं दे रहा हूँ। ये वायर है, वायर का mg कितना लगेगा? नीचे। मान लो किसमें मैंने करंट डाल दिया, किसमें? सोलेनॉइड में, और इस वायर में भी करंट डाला आई, जो कि मुझे नहीं पता है कितना है। समझ में आ रहा है? इस वायर में करंट डाला, अच्छा ये जो लूप है, ये मैग्नेटिक फील्ड बनाया होगा अपना, इस मैग्नेटिक फील्ड में एक वायर डाल दिया जिसमें करंट बह रहा है, क्या उसमें मैग्नेटिक फोर्स भी लगेगा? मान लो कि वो मैग्नेटिक फोर्स ऊपर लग रहा है, किधर लग रहा है? ऊपर। तो ऊपर कौन सा फोर्स लग गया? मैग्नेटिक। नीचे कौन सा लग गया? तो एक मोमेंट तो हो सकता है ना कि दोनों बराबर हो जाए, तो ये वायर किस पर रहेगा? इक्विलिब्रियम पे। तो तुमको वही बताना है कि फाइंड द करंट इन द वायर सो दैट इट इज इन इक्विलिब्रियम। फाइंड द करंट इन वायर so that it is in equilibrium। अच्छा यहाँ पे लेंथ ऑफ वायर चाहिए होगा, क्योंकि फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? BI L × B। ठीक है, यहाँ पे एंगल 90 ही मान लेना, कोई दिक्कत है नहीं। ठीक है, हम्म। हाँ मैं रैंडम दिया हूँ, ये वायर हटाने पड़ेगा, रुको 1 मिनट। ये पूरा हटे, चलो कोई बात नहीं, मैं समझा दो। एंड लेंथ ऑफ वायर, लेंथ ऑफ वायर इज 20 मीटर। देखो वायर एक्चुअली इधर है, ऐसे जा रहा है वायर, कैसे है? देखो एक बार बता रहा हूँ, अगर वायर ऐसे रखोगे ना तो रेस्ट पे रहेगा ही नहीं, कैसे बताओ? क्योंकि ये सोलेनॉइड है ना, तो इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड भी अंदर ही रहता है, मैग्नेटिक फील्ड भी अंदर और करंट भी अंदर, फोर्स लगेगा नहीं। सोचो ना भाई, फोर्स का क्या फॉर्मूला है? I L × B। तो एल भी किधर है इसमें? इधर ही है, और मैग्नेटिक फील्ड भी किधर है? इधर ही है, तो पैरेलल तो हो गया ना दोनों, तो फोर्स लगेगा नहीं। ये जो वायर है ऐसे जा रहा है, याद रखना कैसे जा रहा है, ऐसे, बस डायरेक्शन घुमा दो, उसको कोई बात नहीं। करो वायर को बस समझो, ये फील्ड ऐसे है, वायर ऐसे जा रहा है,
सो दैट कि मैग्नेटिक फील्ड और वायर के बीच में एंगल कितना हो 90 डिग्री, ताकि वो रेस्ट पे रुका रहे, मतलब फोर्स लगे उसमें। देखो बहुत आसान है, न्यूमेरिकल ही है। हाँ करो करो। ऐसे ही रेस्ट पे नहीं होगा, वायर कैसे जा रहा है ऐसे। करोगे क्या सबसे पहले, अगर तुमको मैग्नेटिक फोर्स निकालना है, फॉर दैट यू नीड टू फाइंड मैग्नेटिक फील्ड किसका, सोलेनोइड का। और सोलेनोइड का मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, म्यू नॉट एन इंटू आई। सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड कितना आया, देखो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनोइड क्या होता है, बी बराबर म्यू नॉट एन इंटू आई। आई किसका लोग है, सोलेनोइड का है। म्यू नॉट का वैल्यू क्या है 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷। एन कितना है 200। आई कितना है 100/पाई। पाई से पाई कैंसिल हो गया, तो ये हो जाएगा, देखो 2 जीरो 2 4 जीरो, 3 जीरो माइनस कर देगा, -3 बचेगा। 8 × 10⁻³ टेस्ला। अगर तुम यहां तक कर दियो तो वेरी गुड, बहुत अच्छा जा रहे हो। ठीक है, ये हो गया था। अब तुम सोचो कि ये वायर है, अब हमने यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड निकाल दिया, क्या निकाल दिया, मैग्नेटिक फील्ड। थोड़ी देर के लिए मान लो कि ये मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, किधर है, अंदर। थोड़ा देर के लिए मान लेते हैं, तो ऐसे पैरेलली हम समझने के लिए मान लेते हैं, किधर है, अंदर। ठीक है, और करंट ऐसे जा रहा है, तो इसका मतलब इस पर फोर्स लगेगा, और इस पर फोर्स कितना होगा, F बराबर BIL होगा ना। B कितना है 8 × 10⁻³ BIL क्यों किया, क्योंकि एंगल यहाँ पे 90 डिग्री है। अरे IL क्रॉस B, बट L इधर है और B अंदर है, एंगल कितना हो गया 90, तो साइन 90 कितना हो जाएगा 1। इसलिए मैंने डायरेक्ट क्या लिख दिया BIL। तो तुम डायरेक्ट ये फॉर्मूला याद रखना, F बराबर BIL, बिल 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 करके याद रखना, याद रहेगा। ठीक है, अच्छा आई किसमें, इसका आई ही तो निकालना है ना, आई को आई लिख देता हूं, इंटू एल, एल किसका, इसका लेंथ कितना दे रखा हूं 20। अब बताओ, अगर ये फोर्स किसको बैलेंस कर दे, mg को, तो क्या वो रेस्ट पे रहेगा। ये फोर्स कौन सा, मैग्नेटिक फोर्स किधर, ऊपर, और नीचे कौन सा लग रहा है, ग्रेविटी। अगर दोनों बराबर हो गया तो इक्विलिब्रियम पे हो गया, बस कर दो सब। एक और कम हो जाएगा, -2 16 0.16 I, यही होगा ना। देखो ये कट जाएगा तो -2 आ जाएगा, तो 16/100 0.6 I बराबर mg। m कितना था 2 × 10⁻⁻⁶, 2 × 10⁻⁻⁶ इंटू g बराबर 10। ठीक है, तो बता आई बराबर कितना आ गया, 2 × 10⁻⁵ डिवाइड बाय 0.16। इसको हटाओ तो 2 जीरो ऊपर में बैठा दो, ये हो जाएगा 8 बार में, ये हो जाएगा 10⁻³ एक काम करो 10 डिवाइड बाय 10/8, तो 10 डिवाइड बाय 8 कितना हो जाएगा 20। 8 दूनी के 16, 4 8 5 40 इंटू 10⁻⁻⁴ एम्पियर, इतना करें 1.25। देखो तुमको दिखने में ऐसा लग रहा था कि सर ने बहुत कॉम्प्लेक्स कर दिया, बट कंसेप्ट क्या था, आसान। भाई तूने मैग्नेटिक फील्ड निकाल दिया ना, उस मैग्नेटिक फील्ड में एक वायर है, तो उस पर क्या लगेगा फोर्स, कौन सा फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स। और मैग्नेटिक फोर्स से किसको बैलेंस करेगा, ग्रेविटी को। कोई नहीं, होता है होता है, इतना हो गया ना काफी, इसको कॉपी मारो। चलो अगला हेडिंग डालो, लिखो।
लॉरेंज फोर्स, लॉरेंज बिश्नोई नहीं, लॉरेंज फोर्स है ये, ठीक है। हाँ तो अजीब अजीब बाहर वाला करेगा तो अजीब ही नाम होगा। क्या चाहते हो, राहुल फोर्स लिख दूं मैं? लॉरेंज फोर्स क्या होता है देखो, एक यहाँ पे मान लो कि मैग्नेटिक फील्ड अंदर की ओर है, किधर है? मेरा मैग्नेटिक फील्ड से मन नहीं भरा, मैंने एक और फील्ड बना दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी है ऊपर की, क्लियर? अब यहाँ पे दो फोर्स लगेगा, कौन कौन सा है? एक इलेक्ट्रोस्टैटिक और एक मैग्नेटिक। इन दोनों का सम को ही लॉरेंज फोर्स बोलते हैं, और कुछ नहीं, ठीक है। मान लो, हाँ इधर देखो, जब इसमें एक चार्ज अंदर घुसा, मान लो Q और M, ठीक है। देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड तो हम, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है और चार्ज है तो हमेशा इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा, चाहे वो मूव कर रहा हो या फिर नहीं कर रहा हो, उससे कोई मतलब नहीं है। अगर तुमको याद हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला ही बताया था, फोर्स अपॉन चार्ज। तो फोर्स बराबर क्या हो जाएगा? चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड उधर ही फोर्स। अगर चार्ज कैसा है? प्लस। अगर चार्ज माइनस है तो फोर्स उल्टा हो जाएगा। समझ में आ रहा है? ये पढ़ा रखा हूं मैं। हाँ इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ाया था ये। तो अब बताओ कि इस चार्ज पे कितने फोर्स लग रहे हैं? दो फोर्स। एक तो फोर्स लग रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड वाला, बताओ वो कितना हो जाएगा? Q इंटू ई, जिधर ई होगा उधर लगेगा। प्लस एक और फोर्स लग रहा है, कौन सा? Q इंटू वी क्रॉस बी। ये कौन सा फोर्स है? ये वाला सिर्फ। कैसा है? मैं, ये कैसा है? इलेक्ट्रिक। अरे इलेक्ट्रोस्टैटिक या इलेक्ट्रिक बोल दो, कोई दिक्कत, ठीक है, ठीक है। इन दोनों को कॉम्बिनेशन को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड है भाई, पढ़ा रखा हूं मैं। सर फॉर फिजिक्स, क्या लिख रहा है ये? सर फॉर फिजिक्स और ऑल सब्जेक्ट टेस्ट विल हैपन। बेटा टेस्ट जो है ना सारे सब्जेक्ट के लिए होगा, ध्यान का अलग ही कंफ्यूजन आता है। अभी तक कैसा सिर्फ फिजिक्स के लिए पेपर हो रहा था? प्रॉपर फुल फ्लेज पेपर होगा। हाँ हो गया ये। अच्छा चलो, यहाँ पे तुम लोग नेट फोर्स बताओ तो किधर होगा? अच्छा इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है? ऊपर। तो इलेक्ट्रिक फोर्स किधर होगा? ऊपर। और मैग्नेटिक फोर्स किधर होगा? वी क्रॉस बी करना होगा ना। फॉर्मूला याद करो, मैग्नेटिक फोर्स क्या है? वी क्रॉस बी। वी किधर है? इधर। क्रॉस बी, बी किधर है? नीचे। मैग्नेटिक फोर्स भी किधर है? ऊपर। तो नेट फोर्स ऐड हो जाएगा सम में। ठीक है, ये बात समझ में आ रहा है? अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं बोलूं, ऐसा सोचो, ये लिख लिया, लिख लिया हो ये? हो गया पक्का? देखो इसी वाले, हमें, ठीक है, इधर देखो, मान लो कि मैग्नेटिक फील्ड है यहाँ पे बाहर की ओर, किधर है? बाहर। और एक चार्ज है जो ऐसे घुसा इसमें, ठीक है, किधर घुसा? ऊपर की ओर। क्लियर है?
चार्ज क्यू और मास एम। इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी है। क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड। पर मुझे ये नहीं पता है कि किधर है। इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड है बट किधर है मुझे आइडिया नहीं है। ठीक है। फाइंड डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड so that charge moves with constant velocity। एक मिनट, क्वेश्चन समझो पहले। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा कि चार्ज कैसे मूव करे कांस्टेंट वेलोसिटी से। मतलब वेलोसिटी बदलना नहीं चाहिए। और वेलोसिटी कब नहीं बदलेगा? जब फोर्स उस पे जीरो हो। बट अभी इस पे कौन सा फोर्स है? मैग्नेटिक फोर्स। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को ऐसे रखो कि मैग्नेटिक फोर्स को कैंसिल कर दे, तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा? जीरो। तो बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है? नहीं, आउट ऑफ द पेज तो नहीं होगा। चलो मैं ऑप्शन दे देता हूं। ठीक है, मैं ऑप्शन देता हूं। अलोंग एक्स एक्सिस बी हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन हो जाएगा अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस। तीसरा हो जाएगा अलोंग वाई एक्सिस। चौथा हो जाएगा अलोंग नेगेटिव वाई एक्सिस। बताओ क्या रहा है? बी अलोंग एक्स एक्सिस नेगेटिव एक्स एक्सिस। हाँ भाई, तुम लोग भी हो, सोच लो, इतना भी जल्दी नहीं है। ए, नहीं नहीं, तुक्का नहीं मारना है। मैं कब से तुक्के को प्रमोट करने लगा? भाई दो तो नहीं होगा। इसमें क्वेश्चन क्या होता है कि अगर Q प्लस हुआ है तो माइनस एक्स में, Q माइनस हुआ तो प्लस एक्स में। हाँ, अगर मल्टीपल ऑप्शन बनाना था ना तो मैं चार्ज भी प्लस माइनस कर देता। चलो ठीक है, पहले सबसे पहले क्या करो? मैग्नेटिक फोर्स निकालो। किधर है? किधर है? ये क्या है? मैग्नेटिक फोर्स एफ एम। क्या है? क्यू बी वी। बताओ इलेक्ट्रिक फोर्स किधर होना चाहिए? क्यू ई। भैया चार्ज कैसा है? प्लस। तो जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड उधर इलेक्ट्रिक फोर्स। तो फील्ड किधर होना चाहिए? लेफ्ट के। करेक्ट आंसर। सही है। अगर समझ में आया ये बहुत आसान है ये। हाँ, मैग्नेटिक फील्ड इधर होगा ही। तो अगर मुझे नेट फोर्स जीरो करना है तो जिधर मैग्नेटिक फील्ड फोर्स उधर उसके अपोजिट में इलेक्ट्रिक फोर्स। क्या? नहीं सोचो भैया, अगर इधर ही मैग्नेटिक फील्ड है, इधर ही इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो नेट फोर्स जीरो होगा। नहीं नहीं, साइन थीटा मतलब साइन थीटा कहां से आ गया इसमें? ये वाला क्यूबी में। अरे तो यहाँ पे तो 90 डिग्री है। वेलोसिटी किधर है? ऊपर। फील्ड किधर है? बाहर। तो इसलिए तो ये इधर आया। नहीं आया समझ में? अब आ रहा है कुछ थोड़ा बहुत, अभी भी नहीं आ रहा है। क्लियर? बैकलॉग क्लियर करो, सब समझ में आएगा। यहाँ तक है? समझ में आ रहा है ना कैसे करना? तो इस टाइप का क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, हाँ नोट कर लो इसको। क्या बोल रहे हैं? तो वो करेक्ट आंसर मिल गया। नोट्स क्या तो बेचेगा क्या बनाकर नोट्स? एनएसएससी का नोट्स बेच रहे हो, पता चल रहा है कि कुछ नहीं होगा तो ये नोट्स बेच के ही कमा लूंगा। समझ में आ रहा है? चलो, आज का सबसे इंपॉर्टेंट लेक्चर। मूवी देखे हो?
अरे वो मूवी भी है एक, ट्रांसफार्मर एक मूवी भी है, पर ये मूवी की बात नहीं कर रहा हूँ मैं मूवी तुमको एक्सप्लेन नहीं करूंगा। ट्रांसफार्मर एक बेसिकली डिवाइस है, तुम्हारे मोहल्ला में या फिर तुम्हारे सोसाइटी में लगा हुआ होगा कहीं ना कहीं। अगर नहीं देखे हो तो आज सबसे पहले जाकर देखना, ठीक है? आज मजा आ जाएगा देख के, ठीक है? नहीं नहीं, ये सब गलत चीज, इधर देखो। यूज टू रेगुलेट वोल्टेज सप्लाई लिखो, फिर मैं समझाता हूँ, बहुत एकदम सिंपल भाषा में समझाऊंगा, टेंशन मत लो। देखो ट्रांसफार्मर बहुत तरह का होता है, तुम लोग जो देखते हो ना ट्रांसफार्मर, जो देखे होगे, उसको हम लोग बोलते हैं स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। क्या बोलते हैं? स्टेप डाउन, स्टेप डाउन। एक, तुम लोग कहीं कभी ये गए हो थर्मल पावर प्लांट या फिर ये जहाँ पे बिजली बनता है वो डैमों पे, वहाँ पे भी एक ट्रांसफार्मर लगा रहता है, बहुत बड़ा सा रहता है, ठीक है? वहाँ पे जो ट्रांसफार्मर होता है वो होता है स्टेप अप। क्या होता है? स्टेप अप। ऐसे याद रखना, स्टेप अप मतलब वोल्टेज को बढ़ाएगा, और स्टेप डाउन का मतलब वोल्टेज को कम करेगा। जैसे देखो, तुम्हारे घर पे जो सप्लाई आता है ना, वो आता है 220 वोल्ट का, बट उससे पहले जो सप्लाई जाता है ना, वो हो जाता है 11,000 वोल्टेज का। सुना होगा कि ये 11,000 वोल्टेज का लाइन है, दूर रहो इससे। सुने हो? 11,000 वोल्टेज का भी सप्लाई जाता है तुम्हारे ये सोसाइटी में होगा। जैसे कि मान लो कि ये रोड है ना, कि रोड के किनारे से 11,000 वोल्टेज जाता है, या फिर तुम बड़े बड़े ट्रांसमिशन लाइन देखे हो कहीं, बहुत बड़े बड़े इलेक्ट्रिक से डाल जाता है, तो उसमें 1,32,000, 1,32,000 ऐसे वोल्टेज जाता है उसमें। और जो बड़े बड़े जो इंडस्ट्री है ना, उसमें 11-12, अरे तो ट्रेन है ना, वही 25,000 वोल्टेज लेता है, ठीक है? तो अब वो तुम्हारे घर वाले से चलेगा? तो उसको ज्यादा चाहिए ना, चलेगा नहीं, लोड ही नहीं उठाएगा, ऐसे टी 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 कर रह जाएगा, कोई मतलब ही नहीं उसको, ठीक है? मतलब तुम घर पे जितना भी डिवाइस यूज कर रहे हो ना, चाहे तुम एसी चला रहे हो, चाहे तुम फ्रिज चला रहे हो, उसको 220 वोल्ट से ज्यादा की जरूरत नहीं है, ठीक है? बट जो तुम्हारे मोहल्ले में जो मेन सप्लाई आ रहा है ना, मेन ऐसे होता है। देखो मैं बताता हूँ, देखो मैं तुमको पूरा, मैं क्योंकि मैं मेरा इंजीनियरिंग इसी में है, ठीक है? पर मैं थोड़ा सा तुमको ब्रीफ आइडिया देता हूँ होता क्या है। ये होता है पावर स्टेशन। ये क्या हो गया? पावर स्टेशन। पावर स्टेशन जहां पे बिजली बनता है, ठीक है? इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस। क्लियर है? बना, बनने के बाद क्या किया जाता है कि यहाँ पे, मान लो कि एग्जाम्पल के तौर पे, कि यहाँ पे वोल्टेज जो बना, वो बना 40,000 वोल्ट। कितना बना? हाँ इधर, तुमको इसमें भी महफिल जमाना है, 4 लोग में भी, इधर देखो, फिर बोलोगे समझ में नहीं आया। 40,000 वोल्ट बना, बट हम लोग जो सप्लाई करते हैं, होता क्या है कि कोई किसी का घर यहाँ पे है, मान लो ये वसुंधरा है, ये क्या किसी का हाउस, वसुंधरा में, यहाँ पे किसी को एसी चलाना है, ये हमें एसी चलाना, बल्ब चलाना, बिजली दो। तो बिजली कहाँ से आएगा? यहाँ से। यहाँ से जैसे बिजली निकलता है ना, तो सबसे पहले ये बिजली जाता है एक ट्रांसफार्मर में। किस में जाता है? ट्रांसफार्मर। क्लियर है? ये ट्रांसफार्मर क्या करता है कि इस बिजली को बढ़ा देता है, सॉरी वोल्टेज को बढ़ा देता है। किसको बढ़ा देगा? वोल्टेज।
बोलेगा भाई तुम मुझे 40,000 दिए थे, मैं तुमको 40 लाख बढ़ा देता हूँ। एक दो, हाँ, कितना बढ़ा दिया? 40। इसका मतलब यहां पे जो ट्रांसफार्मर है इसका काम क्या है? वोल्टेज इंक्रीज करना। ये ट्रांसफार्मर बेसिकली कैसा काम कर रहा है? स्टेप अप। अभी हम सब देखेंगे कैसे स्टेप अप करता है, हमको ये भी देखना है। बट मैं ओवरऑल तुमको एक लेआउट दे रहा हूँ कि कैसे बिजली बंद काम करता है। बस वोल्टेज बढ़ा दिया, स्टेप अप किया। तुमको सबसे पहले तो तुम लोग को ये क्वेश्चन उठना ही चाहिए था कि सर इसकी जरूरत ही क्यों है? ये 440 से कहीं नहीं भेज दिए थे, क्योंकि घर पे फर्दर कितना यूज करेंगे? 220। देखो, कम वोल्टेज मतलब ज्यादा करंट, ऐसे याद रखना। पावर का फॉर्मूला याद आ रहा है इलेक्ट्रिसिटी में? P बराबर V इंटू आई पढ़ाया था मैं। अगर वोल्टेज ज्यादा तो करंट कम, करंट ज्यादा तो वोल्टेज कम, क्योंकि पावर तो कांस्टेंट है। समझ में आ रहा है? पावर क्या है? कांस्टेंट। अगर तुम सोचो इसको एक वायर से हम पास करेंगे ना, अगर इसको ट्रांसमिट करना तो किसे करेंगे? वायर से। तो हर एक वायर का रेजिस्टेंस होता है, तो रेजिस्टेंस है तो उसमें हीट लॉस होगा। क्या लॉस होगा? हीट। हीट लॉस का क्या फॉर्मूला होता है? आई स्क्वायर आर इंटू टी। टी तो टाइम हो गया, ठीक है। तो जितना ज्यादा करंट उतना ज्यादा लॉस। तो हमको क्या करना होगा? करंट को कम। तो किसको बढ़ा देंगे? वोल्टेज को। सो डैट कि ट्रांसमिशन में एनर्जी का लॉस कम हो, इसीलिए मैंने वोल्टेज को बढ़ा दिया। अरे टाइम तो बोल रहा है कि कितने समय लगे, तुम पढ़ा करो पूरा। आई स्क्वायर आर टी में टाइम टी है कि कितने देर तक यूज हुआ, कितने देर तक। उसमें तो तुम्हारा कोई कंट्रोल ही नहीं है। 24 घंटा यूज करो, 24 साल यूज करो, उसमें क्या है? सिंपली इन दोनों पे देखो, टाइम तो दोनों जगह कॉमन आएगा। टाइम है कि कितने देर तक गया, उससे क्या मतलब है? आई पे आर तो फिक्स है। हर एक रजिस्टर वायर का रेजिस्टेंस होगा ही होगा। तो जितना ज्यादा करंट उतना ज्यादा लॉस। हमने वोल्टेज को। अच्छा एक चीज और यहाँ पर और समझा देता हूँ, अभी जस्ट इसके बाद पढ़ेंगे हम। एक होता है एसी और एक होता है डीसी। एसी में लॉस कम होता है, लेस लॉस, और इसमें मैक्सिमम लॉस। मैक्सिमम लॉस। अगर यहाँ पे डीसी बन भी रहा है तो उसको सबसे पहले किस में कन्वर्ट करेंगे? एसी में। एक कन्वर्टर रखेंगे, उसको एसी में कन्वर्ट करेंगे, फिर भेजेंगे। क्या है कि भाई लॉस कम हो। कैसे होगा, कितना होगा, तुमको इतना डिटेल मैथमेटिकली नहीं जाना है, ठीक है। और तुमको इनफैक्ट 11 12 में नहीं पढ़ोगे, इंजीनियरिंग में पढ़ोगे, बहुत कुछ पढ़ना। टी मेथड, पाई मेथड, डेल्टा मेथड नहीं जाना है। बीटेक करोगे तो सीख लेना, ठीक है। और उतना मैं भी सिखाऊंगा भी नहीं तुमको। क्लियर है यहाँ तक? बस बेसिक से आइडिया रखना। कोई पूछ देगा कि किस में लॉस कम होता है, एसी में या डीसी में? एसी, ठीक है। एसी बना दिया। इस पूरे लाइन को क्या बोलते हैं? ट्रांसमिशन लाइन। ट्रांसमिशन लाइन, जिसे ट्रांसमिट हो रहा है। हाँ पढ़ेंगे, आज ही पढ़ेंगे, ठीक है। बस खाली लिख लो एसी डीसी होता क्या। अरे मोटर एसी गोली मारो, यहाँ देखो पहले। अब घर पे कितना चाहिए? 220। तो होता क्या है ना कि तुम्हारे घर के बाहर, जैसे कि वसुंधरा है ना, एक वसुंधरा में होता है एक सब स्टेशन। तुम्हारे वसुंधरा रीजन में एक सब स्टेशन होगा। क्या होगा? सब स्टेशन। यहाँ पे, यहाँ पे क्या है तुम्हारा? एक सब स्टेशन। स्टेशन नहीं, सब स्टेशन। रेलवे स्टेशन मत समझ लेना। ये मेन स्टेशन था जहां वोल्टेज बढ़ाया, सब स्टेशन छोटा सा पार्ट है। ये क्या करता है कि इसमें से जो 11, देखो मैं तो एग्जांपल लिया हूं, 44 लाख आता है करोड़ों में। किसमें आता है? करोड़ों में। मैं तो बस समझने के लिए, तुम लोग एग्जैक्ट वैल्यू मत याद कर लेना, पहले बता देता हूं। इसमें हर एक का वैल्यू 11 का मल्टीपल होता है। ये भी रीजन पूछोगे क्यों, कभी बाद में बताऊंगा, अभी ये देख लो ध्यान से, ठीक है। ये डेटा मैं सिर्फ समझने के लिए लिया हूं, ठीक है। एक रेफरेंस है, एग्जैक्ट वैल्यू याद नहीं करना। हाँ इसके बाद जो डेटा लूंगा वो एग्जैक्ट है। तो ये क्या करता है कि इसको फर्दर डाउन करता है, और डाउन करके किस में कर देता है? 11,000 वोल्ट। किसमें?
11। हाँ, सब स्टेशन से कितना वोल्टेज आता है 11,000, बट 11,000, अच्छा सब स्टेशन पे ये ट्रांसफर भी तो करेगा डाउन। ये कौन सा ट्रांसफर हुआ, स्टेप। अब तुमको दिख रहा है 40 लाख से 11,000 अप हो रहा है या डाउन हो रहा है, डाउन हो रहा है, ठीक है। पर 11,000 तो तुम अभी भी यूज नहीं करोगे, करोगे 11,000 यूज? तो तुम्हारे हर एक मोहल्ले में या फिर हर एक सोसाइटी में एक ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, और वो क्या करेगा, इस 11,000 को कम करेगा, और कम करके कितना कर देगा, 220। एक और ट्रांसफार्मर, ये भी क्या किया, स्टेप, क्या किया, ये स्टेप डाउन। सबका प्रोसेस है, नहीं समझ। देखो तुम तो सर 20 में क्यों लगाए, तो देखो डायरेक्ट 40,000 लाख से 220 कन्वर्ट करने बहुत ज्यादा ताकत लगाने पड़ता है ना, ठीक है। अब तुम इतना इंजीनियरिंग में तुमको नहीं जाना, मैं एक एवरेज, अब तुम्हारा हमको पता है कि इसके बाद तुम्हारे दिमाग में बहुत डाउट आएगा, सर आपने 3 ट्रांसफार्मर क्यों लगा दिया, 2 से काम बन जाता। 40 लाख, 40 लाख डायरेक्ट यहाँ, भैया यहाँ पे 40 लाख बनता नहीं है, बनता बहुत कम है, उसको बढ़ाया गया, 40 नहीं करोड़ों में बढ़ाया गया। कैसे भैया, यहाँ बना कितना है, 40,000, उसको बढ़ा के कितना किया, 40 लाख, उसको एक शहर से दूसरे थर्मल स्टेशन से बढ़ा के यहाँ तक लाए। हम्म? बढ़ाया इसलिए कि लॉस कम हो, वोल्टेज बढ़ाया तो करंट कम, तो लॉस क्या हो गया, कम। अगर नहीं बढ़ाते तो करंट ज्यादा होता तो लॉस बहुत ज्यादा होता। यहाँ से 100 रुपया भेजते, पहुंचता 10 रुपया, बट अभी 100 भेज रहा हूं तो 90 पहुंच, अभी भी लॉस हो रहा है। ऐसा नहीं कि लॉस नहीं हो रहा है, हो रहा है, कम हो रहा है। हमारा काम क्या है, लॉस कम करना। कभी भी नहीं जिंदगी में किसी चीज को नगलिफाई नहीं कर सकते। फ्रिक्शन को क्या तुम 100% रिमूव कर सकते हो, नहीं। ये ओवरऑल काम है, ये है लेआउट, बिजली कैसे ट्रांसफर होता है, ठीक है। तो इसमें 3 जगह तुमने देखा कि ट्रांसफार्मर लगा, तो हमको यही पढ़ना कि ट्रांसफार्मर होता क्या है, ठीक है। तो हेडिंग में हमारा क्या था, ट्रांसफार्मर, ठीक है। देखो ट्रांसफार्मर कुछ मोटा मोटी ऐसा बना होता है, ठीक है। इसमें ना ऐसा लगाता है, ये होता है इनपुट साइड, क्या होता है, इनपुट, और ये होता है आउटपुट साइड। इसमें हम लोग 40,000 डालेंगे और इधर से 11,000 निकलेगा, समझ में आ रहा है। इसमें 40,000 डालेंगे, इसमें से 40 लाख निकलेगा। जब 40 लाख निकला तो कैसा काम किया, एज स्टेप अप, कम कर दिया तो स्टेप डाउन, समझ में आया। इसमें क्या होता है कि नंबर ऑफ टर्न घुमाया गया, ढेर सारा टर्न दिया गया, ठीक है। मान लो इस क्वाइल को हम लोग बोलते हैं प्राइमरी क्वाइल, क्या बोलते हैं, प्राइमरी। तो फिर इसको क्या बोलेंगे, सेकेंडरी क्वाइल, इसको क्या बोलेंगे, सेकेंडरी क्वाइल। अच्छा इसमें ढेर सारा टर्म लपेटा हूं मैंने, इसमें जो टर्न इसको बोलेंगे एन पी, मतलब नंबर ऑफ प्राइमरी टर्न। इसको क्या बोलेंगे, एन एस, नंबर ऑफ सेकेंडरी टर्न। समझ में आ रहा है ये बात। इसमें जो वोल्टेज देंगे क्या जाएगा, वी पी, प्राइमरी वोल्टेज। इससे जो निकालेंगे वी एस, सेकेंडरी वोल्टेज। समझ में आया ये बात। ये जो वर्क करता है किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है, देखो बहुत डिटेल में नहीं जा सकता हूं, ये वर्क करता है फैराडे लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जो पढ़ाया हूं मैं पिछले क्लास में। देखो होता है कि मैं बेसिक्स आइडिया समझा देता हूँ, पूरा डेरिवेशन पे नहीं जाएंगे, ठीक है। डेरिवेशन से मतलब भी नहीं, फिर तुम लोग कंफ्यूज हो जाओ।
देखो हो क्या रहा है, हम जैसे ही यहाँ पे सप्लाई दिए ट्रांसफार्मर में, क्या दिए, सप्लाई। हम लोग जनरली कैसे सप्लाई दे रहे हैं, अल्टरनेटिव। कैसे दे रहे हैं, अल्टरनेटिव। थोड़ा सा यहीं पे समझ लो अल्टरनेटिव और डायरेक्ट में क्या फर्क होता है। अल्टरनेटिंग करंट, अल्टरनेटिंग करंट, और दूसरा होता है डायरेक्ट करंट। अल्टरनेटिव करंट इज आल्सो नोन एज AC, डायरेक्ट करंट इज आल्सो नोन एज DC। ठीक है, अल्टरनेटिव करंट जो है ना, वो अपना डायरेक्शन ऑफ करंट को चेंज करता है। चेंज दी डायरेक्शन ऑफ, और यहां पे डो नॉट चेंज। जैसे एग्जांपल देखो, मान लो ये करंट बह रहा है, ठीक है, ये क्या बह रहा है, करंट आई टाइम के साथ। देखो ऊपर क्या है करंट प्लस, नीचे क्या है माइनस। एक साइकिल में प्लस, एक साइकिल में माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस। मतलब क्या अपना डायरेक्शन बदल रहा है, हाँ। जब डायरेक्शन बदल रहा है तो तुम ध्यान से देखो, एक मोमेंट पे वो जीरो भी हो रहा है। देखो ना, जीरो था, बढ़ते बढ़ते पिक गया, फिर जीरो, 50 से 100 बार, 100 बार। तुम ध्यान से देखो, मैंने 100 बार भी बोला है, तुम पूरा लेक्चर नहीं देखे हो। 50 एक साइकिल में, देखो 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 देखो, एक बार में कितना बदला, देखो, एक दो, एक दो, एक दो, तो एक कंप्लीट साइकिल में 2 बार, एक कंप्लीट साइकिल में कितना, 2 बार। और इसका फ्रीक्वेंसी कितना होता है 50, तो 50 साइकिल में कितने बार, 100 बार। ये जो तुम्हारा बल्ब आ रहा है ना, जो जल रहा है ना, ये 100 बार बंद हो रहा है 1 सेकेंड में, और 100 बार चालू हो रहा है। इसलिए तुमको ये कंटिन्यूअस दिख रहा है। अगर फ्रीक्वेंसी कम कर दे कि 1 सेकंड में 5 बार बंद हो रहा है, तो तुमको फिर आसानी से बंद चालू दिखेगा। ये इतने जल्दी जल्दी हो रहा है कि तुमको पता ही नहीं चल रहा है। पर ऐसा समझो कि ये 1 2 बार है, पहले कितना बार घुमाया 1 सेकंड में, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 100 बार, पता ही नहीं चलेगा, लगा ये तो घूम ही रहा है कंटिन्यू। समझ में आ रहा है। अरे सोचो, ऐसा समझो, चलो बेस्ट एग्जांपल पंखा वाला। हाँ इधर देखो, पंखा जब धीरे धीरे घूमता है तो डंडी दिखता है, जब जैसे तेज पकड़ लेता तो लगता है हर जगह डंडी है। समझ में आ रहा है, क्योंकि उसका फ्रीक्वेंसी बढ़ गया। सेम काम यहाँ पे हो रहा है, ठीक है। तो ये अल्टरनेटिव हो गया। डायरेक्ट का क्या मतलब हुआ, ये डायरेक्ट हमेशा प्लस है, हमेशा प्लस है। वो उतना डिटेल में नहीं जाना है तुमको। ये भी डायरेक्ट है, ये भी डायरेक्ट है, ये भी डायरेक्ट है। दोनों में डिफरेंस क्या है, ये डायरेक्ट कांस्टेंट है और ये डायरेक्ट वेरिएबल है। मतलब ये चेंज हो रहा है, कभी जीरो था, जीरो से प्लस गया, फिर जीरो आया, फिर प्लस जीरो, फिर जीरो, फिर प्लस, नेगेटिव नहीं हो रहा है ये, बट ये थ्रू आउट कॉन्स्टेंट है। जैसे बैटरी, बैटरी में थ्रू आउट कॉन्स्टेंट होता है। समझ में आ रहा है। वैसे थ्रू आउट कॉन्स्टेंट होता नहीं, वो धीरे धीरे कम ही होता है, बट मैं आइडियल केस में मान लिया थ्रू आउट कॉन्स्टेंट। ये कैसा है, अल्टरनेटिव या डायरेक्ट, अल्टरनेटिव, प्लस माइनस, प्लस माइनस, प्लस माइनस। बस तुमको यही डिफरेंस पढ़ना है, इससे ज्यादा नहीं। और तुम जानते हो कि अल्टरनेटिव में पावर लॉस कम होता है, नहीं नहीं ऐसा मत बोलो, बहुत कम होता है, और इसमें ज्यादा। तुमको इससे ज्यादा पढ़ना भी नहीं है, ठीक है। आ जाओ वापस इसमें। इसमें हमने कैसा सप्लाई दिया ट्रांसफार्मर में, अल्टरनेटिव। अगर तुम ट्रांसफार्मर में डायरेक्ट करंट का सप्लाई दोगे तो नहीं चलेगा, वो हो सकता है जल भी जाएगा। अभी पता चलेगा कैसे। देखो इसमें करंट दिया, करंट दिया ना, ये कैसा बन गया एक सोलेनोइड, तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड होगा, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, बी बराबर म्यू नॉट एन आई। क्या इसका आई हमेशा बदल रहा है, क्योंकि कैसा आई है, अल्टरनेटिव। तो क्या टाइम के साथ हमेशा ही बदलेगा। अच्छा इसका कुछ एरिया भी होगा, तो अगर मैग्नेटिक फील्ड है तो कुछ फ्लक्स भी होगा। क्या फ्लक्स हमेशा बदलेगा, अगर फ्लक्स बदलेगा तो क्या पैदा होगा, EMF। तो किस पे काम कर रहा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के
प्रिंसिपल में। ठीक है, बस इतना ही जानना था तुमको, इससे ज्यादा डिटेल मैं भी नहीं पढ़ाऊंगा। हाँ, न्यूमेरिकल करना सीखते हैं। क्या भेजता कहा मतलब? बढ़ कैसे गया? तो जो, हाँ अरे अभी अभी एक इक्वेशन लिखूंगा सब समझ में आ जाएगा। वही तो मैं बोल रहा था, हम अभी पूरा हुआ कहाँ है। एक ही क्वेश्चन लिखूंगा सब समझ में आ जाएगा। ये सर ये गया कहाँ। एक बात बताओ, फ्लक्स क्या होता है? बी इंटू एरिया। अच्छा तुम सोचो, इसमें एक टर्न में कुछ फ्लक्स होगा, दो टर्न में कुछ और फ्लक्स होगा, टर्न बढ़ा दिया तो फ्लक्स बढ़ जाएगा, तीन टर्न और बढ़ जाएगा, टर्न घटा दिया फ्लक्स घट गया तो ईएमएफ घट। भैया ईएमएफ बराबर होता है डी फाई अपॉन डी टी। तो फ्लक्स घटा तो ईएमएफ घट जाएगा। और फ्लक्स कैसे घटेगा? नंबर ऑफ टर्न घटाकर। अगर तुम सोचोगे अगर इसको स्टेप डाउन बनाना है तो किस साइड टर्न ज्यादा होगा? इस साइड ज्यादा और इस साइड कम होगा। अगर स्टेप अप बनाना है तो किस साइड टर्न ज्यादा होगा? इस साइड, और इस साइड कम होगा। क्लियर हो गया? हाँ, उसके बाद समझ में आएगा। क्लियर है? देखो, ट्रांसफार्मर में एक इक्वेशन है, वीपी बाई वी एस इज इक्वल टू एन पी बाई एन एस। अब देखो, अगर मुझे मान लो कि स्टेप डाउन बनाना है, क्या बनाना है? स्टेप डाउन। वीपी ज्यादा या वीएस ज्यादा? वीपी ज्यादा, क्योंकि स्टेप डाउन मतलब वीएस कम, तो एनएस कम। अगर हमको मान लो स्टेप अप बनाना है तो वीपी क्या होना चाहिए? कम, तो एनपी भी क्या होना चाहिए? कम, तो ज्यादा क्या होना चाहिए? एन एस। ठीक है, कॉपी करो और क्या ऊपर ये। हाँ, ऐसे ट्रांसफार्मर बहुत तरह का होता है, बट तुम्हें दो ही पढ़ना, स्टेप अप और स्टेप डाउन। वोल्टेज इन प्राइमरी कॉइल, नंबर ऑफ टर्न इन प्राइमरी कॉइल, मैं लिख देता हूं, पहले डायग्राम बनाओ तुम लोग। एनपी मतलब नंबर ऑफ टर्न इन प्राइमरी कॉइल। हो गया? जल्दी जल्दी करो। ठीक है, नहीं किया तुमने। तुम कर देते। अरे तो तुम कर देते ना, तुमको तो पढ़ाया हूं ना। स्केप वेलोसिटी का नहीं पढ़ाया हूं क्या मैंने जैसे में? हाँ तो तुम कर, हाँ तो तुम्हारा, तुम क्यों शिकायत कर रहे हो भाई? बाकी लोग करता तो समझ में भी आ रहा है। कैसा था टेस्ट? पेपर बहुत इजी था। हाँ मॉडरेट। हाँ, ग्रेविटेशन में तो पढ़ाया हूं उसके वेलोसिटी में। तुम लोग अगर ईमानदारी से भी पढ़ोगे ना तो तुम लोग बाकी लोगों से बहुत आगे रहोगे। तुम लोग स्कैटर्ड हो गए हो, मतलब मैनेज नहीं कर पाए। नहीं, उसके बाद फिर अगले साल चलेगी। अगले साल चलेगी फिर। अगले साल मोस्ट प्रोबेबली मार्च से ही शुरू हो जाएगा, तो तुम लोग 10th में रहोगे ना, तो तुम लोग वापस पार्ट बनोगे इसका। पर अगले साल तुम इसका पार्ट बनोगे तो फिर क्या हुआ? तुम एलिजिबल हो बस। तो फिर अगले साल तुम वापस ये सब चीजें पढ़ोगे, तो उससे तुम्हारा रिवीजन हो जाएगा। आ? हाँ तो उसका एडवांटेज है ना, उसका डेट ऑफ बर्थ है, तुम करवा लो। नहीं नहीं, फर्जीवाड़ा नहीं करना इधर था। ठीक है, जो है रहने दो, गलत बात है ये।
पता चल रहा, बोल रहे हो कि मैं लाइव सिखा रहा हूँ तुम लोगों को फर्जीवाड़ा कैसे करना है। इधर देखो, ये सब काम नहीं करना है, गलत बात है। उसका तो कान ही खड़ा हो जाता है इसी में, जल्दी बताइए सर। और पढ़ना, वो दूसरों साल भी पढ़ेगा तो हमको नहीं पता कुछ करेगा कि। अरे अविरल, मेहनत करता है बट पता ना कहाँ मेहनत कर रहा है, यही नहीं समझ में आ रहा है। चलो, किसने? क्यों? क्यों? चलो कोई बात नहीं, भूल गए सो गए। हाँ चलो हो। NP, VP, NSVS, इसको क्या बोलते हैं? नंबर ऑफ कॉइल नहीं, टर्न सिंपल बोलो, टर्न इन प्राइमरी कॉइल। इसको वोल्टेज इन प्राइमरी कॉइल। जनरली एक तरह से इसको इनपुट वोल्टेज भी बोलते हैं, तो कभी अगर VI लिख दे तो घबराना मत, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे? टर्न इन सेकेंडरी कॉइल। इसको क्या बोलेंगे? वोल्टेज इन सेकेंडरी कॉइल, या फिर आउटपुट वोल्टेज। मतलब इसी में हम लोग क्या लगाएंगे? एक बल्ब। बल्ब क्या मतलब, जो भी फैन चला रहे हो सब इसी में लगेगा, और रस इनपुट देंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन लिखो। 10, ये सब 10th का फिजिक्स है। 10th का फिजिक्स कंपेरेटिवली आसान है, अगर तुम ध्यान से देखे होगे तो। करंट पढ़ा दिया मैं तुम लोग को, मैग्नेटिज्म पढ़ा दिया, बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है 10th के फिजिक्स में। 9th के फिजिक्स है टफ। हाँ तो मैं तुम लोग को सिंप्लीफाई करके पढ़ाता हूँ। तुम लोग को मैं बहुत सारी चीजें नहीं पढ़ाता हूँ, क्योंकि तुम्हारे कोर्स का है ही नहीं, अभी तुम्हारे लेवल का है ही नहीं। अगर मैं भी पूरा लिख दूँ तो कभी नहीं समझ में आए तुम। जैसे मान लो कि मैं जेई में पढ़ा रहा हूँ, तुम कभी जेई का लेक्चर देखो, नहीं आएगा तुमको समझ में पूरा। हम्म, दिख रहा है ये? इससे इससे 100 गुना टफ आता है। तुम हो कहाँ, पकड़ो इधर देखो, उधर हो गया। चलो क्वेश्चन लिखो। A transformer is given input supply of, a transformer is given input supply of 440 volt. A transformer given input supply of 440 volt, having 20 turns in primary coil, having 20 turns in primary coil. If the output voltage for a charger, if the output भी नहीं, सिंपली लिख लो, if a voltage required for a charger, मतलब तुमको खुद ब खुद समझना है ये कैसा है आउटपुट। इफ वोल्टेज रिक्वायर्ड फॉर ए चार्जर इज 11 वोल्ट, इससे भी ज्यादा तो होता नहीं है। 11 वोल्ट, फाइंड द नंबर ऑफ टर्न इन सेकेंडरी कॉइल ऑफ द ट्रांसफार्मर। also mention, find the number of turn in secondary coil of transformer। अच्छा 20 टर्न किया हो ना, उसको ना तुम मेरे हिसाब से 2000 टर्न कर लो, 20 सही नहीं रहेगा, 2000 टर्न कर लो, ठीक है। एक क्या बोला कि एक चार्जर को कनेक्ट करना है जिसका वोल्टेज कितना है, 11 वोल्ट।
Find the number of turn in the secondary coil. Also mention whether transformer is a step up or a step down. कैसा स्टेप डाउन? निकालो कितना होगा? 50 टर्न है। ठीक है, करो, बाकी लोग तो करो। वीपी इनपुट वोल्टेज दिया हुआ, तो इनपुट वोल्टेज मतलब प्राइमरी वोल्टेज। वीपी कितना है? 440। एनपी कितना है? नंबर ऑफ प्राइमरी टर्न है 2000। आउटपुट मतलब इसमें मैं अगर चार्जर लगाता हूं तो मुझे आउटपुट वोल्टेज चाहिए। कितना आउटपुट वोल्टेज? वी एस कितना है? 11 वोल्ट। निकालना क्या है? एन एस। बस रेशियो ले लो, देखो वीपी बाई वी एस इक्वल टू एनपी बाई एन एस। हो गया? कितना था ये? 440 अपॉन 11 इक्वल टू एनपी। एनपी कितना है? 2000 अपॉन एन एस। कितना रहे? अगर तुम लोग को 50 नहीं आ रहा है, मैं नर्सरी क्लास में भेज दूंगा। अगर तुम लोग डिवीजन नहीं कर भैया, वो स्टेप अप हो जाएगा। हो गया ये? क्लियर है यहां तक? कोई भी कंफ्यूजन है तो बताओ। कर लोगे? स्टेप अप स्टेप डाउन हो गया। ठीक है, अब जो लास्ट दो टॉपिक है उसमें तुमको बहुत ज्यादा ये पढ़ना है नहीं, बट मैं थोड़ा सा बेसिक्स एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। एक होता है मोटर और एक होता है जनरेटर। सुने हो? इलेक्ट्रिक मोटर और इलेक्ट्रिक हाँ, तुमको इस पे न्यूमेरिकल नहीं आएगा, बहुत अच्छी बात है। इस पे सिर्फ थ्योरी है। बेसिक से पूछ देगा कि किस प्रिंसिपल पे काम करता है और कैसे काम करता है। देखो मैं बताता हूँ। सबसे पहले एक बेसिक्स आइडिया। ये मान लो कि एक मैग्नेट है और एक दूसरा मैग्नेट है। ठीक है, बोलो ये क्या है सर? बट देखो है क्या, सब समझ में आ जाएगा। नॉर्थ पोल साउथ पोल, साउथ पोल नॉर्थ पोल। ये बहुत ही सिंपल सा स्ट्रक्चर है। किसका? जनरेटर का भी और मोटर का भी। अब बताता हूँ कैसे होगा, क्या होगा। देखो सबसे पहले आता है इलेक्ट्रिक मोटर। इलेक्ट्रिक मोटर, एक इलेक्ट्रिक मोटर है फैन। बहुत सारे इलेक्ट्रिक मोटर देखोगे। इलेक्ट्रिक मोटर में क्या होता है? तुम सप्लाई देते हो और उससे वो घूमता है, जैसे कि फैन। फैन कैसा है? कि इलेक्ट्रिक मोटर है। तो फैन बेसिकली क्या क्या रहा है? इलेक्ट्रिक एनर्जी को किसमें कन्वर्ट कर रहा है? मैकेनिकल एनर्जी। तो इलेक्ट्रिक मोटर का बेसिक से क्या है? कन्वर्ट इलेक्ट्रिक एनर्जी या फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू मैकेनिकल। और मोटर क्या कर, सॉरी जनरेटर क्या करता है? मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करता है। मैकेनिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। समझ में आया यहां तक? ठीक है, चलो। तो हमारे पास दो डिवाइस है, एक से बिजली बना रहे हैं और एक से बिजली बर्बाद कर रहे हैं। ठीक है, अब देखो होता क्या है।
ये तुम्हारे पास दो मैग्नेट, बहुत सिंपल सा स्ट्रक्चर है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स बनाया नहीं हूं मैं, तुम समझ जाओ वही काफी है, उद्देश्य है तुमको समझाना। ये क्या है बताओ? मैग्नेटिक फील्ड लाइन। ऐसा समझो कि ये है दो मैग्नेट, एक का ये नॉर्थ दूसरे का साउथ, तो यहां से मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकलेगा और यहां जाएगा, ठीक है। अब तुम समझो कि इसके बीच में मैंने क्या किया कि एक कॉइल ले आया, तो अभी मैग्नेटिक कॉइल, प्लेट प्लेट, रोटर, जिसको रोटर बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं? रोटर। ये घूमेगा बेसिकली, सोचो। अभी मैग्नेटिक फील्ड किधर जा रहा है? अंदर। और ये एरिया है, इसमें फ्लक्स बना, ठीक है। अब जैसे ये घूमा तो एरिया बदल रहा है? एरिया नहीं बदल रहा है, एरिया भी वही है, एंगल बदल रहा है। क्या बदल रहा है? एंगल। तो एंगल बदलेगा तो फ्लक्स बदलेगा। फ्लक्स बी बराबर क्या होता था? फ्लक्स फाई बराबर बी ए कॉस थीटा, मतलब बी ए कॉस ओमेगा टी। ओमेगा टी इज बेसिकली थीटा। इक्वेशन ऑफ मोशन से याद करो, थीटा बराबर, आज ही तो पढ़ाया था मैं, ठीक है। तो जैसे जैसे हम घुमाएंगे, ओमेगा है टाइम के साथ, तो थीटा बदलेगा तो फ्लक्स बदलेगा। अगर फ्लक्स बदला तो ईएमएफ जनरेट होगा। दिस इज द फंडा ऑफ इलेक्ट्रिक जनरेटर। इफ flux changes, then there will be induced EMF। यही बात हो रहा है, समझ में आया ये बात? तो ये किसका फंडा है? इलेक्ट्रिक जनरेटर का। और जस्ट इसका क्या होगा? इलेक्ट्रिक मोटर का। मोटर में क्या होगा? करंट देंगे। क्या देंगे? करंट देंगे। तो करंट देंगे तो इसमें आएगा करंट, यहां पे मैग्नेट है, इस पे क्या लगेगा? फोर्स, और वो फोर्स क्या करेगा? इसको घुमाएगा। समझ में आ रही है बात? हाँ, जैसे तुमने करंट बंद कर दिया, तो जैसे ही करंट बंद कर दिया तो फोर्स क्या होता है? आई एल क्रॉस बी। तुमने जैसे आई बंद कर दिया, फोर्स हो गया जीरो, तो फिर वो घूमना बंद कर देगा। समझ में आया ये बात? लिख डाल, खुद से लिखो थोड़ा बहुत। देखो बहुत डिटेल में नहीं बताया हूं मैं, अभी बोल रहा हूं, तुमको बेसिक सही आइडिया चाहिए। मैं तुमको इसलिए बता रहा हूं कि अगर वो एग्जाम में कहीं लिखा हुआ ऐसा टर्म दिख जाए तो ये मत सोचना कि सर ने तो पढ़ाया ही नहीं था कि मोटर क्या होता है, तो तुमको पता है। अच्छा बताओ, ये कौन से प्रिंसिपल पे काम कर रहा है? फैराडे लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। वर्क ऑन दी प्रिंसिपल ऑफ फैराडेस लॉज ऑफ इलेक्ट्रो मैग्नेटिक। समझ में आया ये? ठीक है, आसान है, टेंथ बहुत आसान है। कंपेरेटिवली जब तुम 11 12 में जाओगे ना, तो 11 टफ है, 12 आसान है। 9th टफ है, 10th बहुत आसान है। 10th का फिजिक्स तो बोला, और अब तो तुम पढ़ के जा रहे हो, और इनफैक्ट तुम 10th से बहुत ज्यादा पढ़ रहे हो। जब तुमको 10th पढ़ाया जाएगा तो तुम लगे सर क्या पढ़ा रहे हैं, इससे ज्यादा तो हमको पता है। अभी तुमको मैं इसके बाद ऑप्टिक्स पढ़ाऊंगा मेन, जो तुम लोग क्लास 8 में पढ़ाया था मैं तुम लोग को, यहाँ पे देखना वेक्टर फॉर्म में ऑप्टिक्स चलेगा है। नहीं वो नहीं पढ़ना, वो क्वेश्चन हो गया ये। क्लियर है? कोई दिक्कत कोई तकलीफ है तो बताओ। हो गया? यहाँ पे होता है तुम्हारा चैप्टर का द एंड, ठीक है। बट दो टॉपिक जो कि इलेक्ट्रिसिटी का था वो छूट गया था, मैं यहाँ पे बता देता हूँ, ठीक है, क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग नया चैप्टर शुरू करेंगे। ऑप्टिक्स मतलब लाइट,
ऑप्टिक्स को ही लाइट नहीं, वो बहुत पुराना है। पर देखो, मोस्टली हम पूरा कोशिश कर रहे हैं कि सिलेबस कंप्लीट हो जाए, बट ऑप्टिक्स ऐसा चैप्टर है जिससे बहुत क्वेश्चंस आते हैं। तो मोस्टली 4-5 लेक्चर लगेगा ऑप्टिक्स पढ़ने में, 5 लेक्चर। हाँ, ऑप्टिक्स से आते हैं अच्छा खासा क्वेश्चन। चल, इधर हो गया। दो चीज जो तुमको छूट गया पढ़ाना, एक है एमीटर और दूसरा है वोल्ट मीटर, और एक और है तीसरा जिसको लोग बोलते हैं गैल्वेनोमीटर। ये तीनों का मैं इंट्रोडक्शन दे देता हूँ होता क्या। एमीटर एक ऐसा डिवाइस है जिससे करंट मेजर करते हैं। क्या करते हैं? यूज्ड टू मेजर करंट। वोल्ट मीटर से यूज टू मेजर वोल्टेज, और गैल्वेनोमीटर से यूज टू मेजर स्मॉल करंट। बेटा मल्टीमीटर से दोनों मेजर करते हैं। ये तीनों चीजें हमारे पास है लैब, ये तुम्हारा एक्टिविटी रूम में, ठीक है। 10th में आओगे तो तुम लोग को करके दिखाएंगे ओम्स लॉ को प्रैक्टिकल। कर किए हो स्कूल में? स्कूल में प्रैक्टिकल करवाते हैं एक्चुअल फिजिक्स का एक्सपेरिमेंट। हाँ, वो पॉसिबल भी नहीं है सबको बस की। मैं करवाऊंगा, चलो ठीक है, टेंशन मत लो। एमीटर, वोल्ट मीटर और गैल्वेनोमीटर। एमीटर को ना हमेशा सीरीज में डालते हैं, ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज, कनेक्टेड इन सीरीज। और इसको ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल। अच्छा बताओ, गैल्वेनोमीटर को कैसे कनेक्ट करेंगे? सीरीज में भाई, करंट मेजर कर रहा है, करंट मेजर करने वाले डिवाइस को सीरीज में और वोल्टेज मेजर करने वाले डिवाइस को पैरेलल में। है कि देखो, गलत है वो। देखो, मान लो कि एक बल्ब है, ऐसा समझो, एक दूसरा बल्ब है, इन सबके बाद एक तीसरा बल्ब है ऐसे, और इसको एक बैटरी से जोड़ दिया। किसे जोड़ दिया? एक बैटरी। मान लो V, ये हो गया R1, ये हो गया R2 और ये हो गया R3। कोई दिक्कत? बैटरी से यहां से कुछ करंट निकलेगा I, ये करंट यहाँ से आई गया, जाते जाते यहाँ बढ़ जाएगा, एक बटेगा यहाँ पे I1 और यहाँ बटेगा I2। तो एक चीज तो पता चल गया कि I बराबर I1 प्लस I। अगर मान लो कि मुझे बैटरी से करंट मेजर करना है, किससे करंट मेजर करना है? बैटरी से। तो बैटरी का करंट कहाँ कहाँ है? देखो, इस पूरे वायर में बैटरी का करंट है, यहाँ भी किसमें है? बैटरी का करंट आ ही आएगा वापस। तो अगर इस पूरे सेक्शन में तुम कहीं भी एमीटर लगा दोगे तो वो किसका करंट बताएगा? बैटरी का। कहीं भी लगा दो, मन किया मैं यहाँ लगा दिया ए, ऐसे देखो एक्चुअल सर्किट ऐसे बनेगा, ये ऐसे। यहाँ पे क्या लगा दिया? एमीटर। तो एमीटर किसका, एमीटर में कौन सा करंट जा रहा है? बैटरी का करंट। तो एमीटर किसका करंट मेजर करेगा? बैटरी का। अच्छा मान लो मैं बोलता हूँ कि R1 का करंट मेजर करना है, तो कहाँ लगाऊंगा एमीटर? देखो, R1 वाला करंट पूरे इस पूरे सेक्शन में बट रहा है, कहीं भी लगा दो, यहाँ लगा दो, यहाँ लगा दो, यहाँ लगा दो, सब में किसका करंट मेजर करेगा? R1 का या फिर R2 का, दोनों में सेम है। अच्छा, R3 की मेजर करना तो कहाँ में लगाऊंगा? यहाँ चाहे यहाँ। एमीटर का मतलब समझ में आया? अच्छा एक बात बताओ, एमीटर एक डिवाइस है, तो डिवाइस बना हुआ किसी चीज से मिलके, तो उसका कुछ रेजिस्टेंस होगा। अब तुम बताओ मुझे कि एमीटर का, जो तुम्हारा एमीटर है, एमीटर का जो रेजिस्टेंस होगा क्या होगा? रेजिस्टेंस हाई होना चाहिए कि लो?
बताओ, हाई या फिर लो? लो। अगर हाई होगा तो रेजिस्टेंस बढ़ा देगा ना, तो करंट अल्टर हो जाएगा। तो करंट, ऐसा क्या डिवाइस लगा जिससे करंट ही बदल गया? डिवाइस का सिर्फ काम क्या है? करंट को मेजर करना, छेड़छाड़ करना काम नहीं है उसका। बट तुमने जैसे हाई वोल्ट हाई रेजिस्टेंस का लगा दिया तो खुद ही ज्यादा ले लेगा, खुद ही ज्यादा करंट को अल्टर कर देगा। तुम एग्जांपल के तौर पे देखो, जैसे मान लो, बहुत सिंपल सा एग्जांपल, मान लो कि एक बल्ब ऐसे जोड़ दिया 20 वोल्ट 10 ओम जोड़ दिया, तो बताओ इसमें कितना करंट जा रहा है? आई बराबर 2 एम्पियर। कितना जा रहा है? 2 एम्पियर। अब तुमने इसमें एक एमीटर लगा दिया, एमीटर का कुछ रेजिस्टेंस होगा, मान लो कि एमीटर का रेजिस्टेंस 10 ओम है। कितना है? 10 ओम। इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना? 20। तो अब करंट कितना? 1। भाई करंट अल्टर हो गया। तो तुम चाहोगे ना कि इसका रेजिस्टेंस इतना कम हो कि 10 में जोड़ने के बाद कुछ चेंज ही ना आए, मतलब 1 के आसपास हो। तो कितना जगह 10 + 1 11, तो करंट कितना जगह 20/11, मतलब 1.99 समथिंग कुछ होगा, कोई बदलाव नहीं होगा। तो एमीटर का रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए? लो। बट अब मेरे हाथ में ऐसा है कि मैं एक आइडियल एमीटर बना दो, तो उसका रेजिस्टेंस कितना होगा? 0। कितना होगा? 0। फॉर आइडियल एमीटर। अरे हम लोग बहुत बार आइडियल केस लेते हैं, फिजिक्स में पढ़ाया था ना मैं, जैसे स्ट्रिंग वाले केस में आइडियल मासलेस होता है क्या? नहीं, बट आइडियल मानते हैं, तो हमने एमीटर भी आइडियल बना दिया। फॉर आइडियल एमीटर रेजिस्टेंस कितना होगा? तुमसे क्वेश्चन यही पूछेगा, इफ एन आइडियल एमीटर इज कनेक्टेड इन सीरीज देन द रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर इज 0। समझ में आ रहा? अगर रियल एमीटर हुआ तो मिनिमम होगा। क्या होगा? मिनिमम। क्लियर है? अगला आ जाओ वोल्ट मीटर पे। किस पे? वोल्ट। मैंने बोला कि वोल्ट मीटर को कैसे कनेक्ट करोगे? पैरेलल। चलो देखो, पहले मैं इसे सिंपली सा ही सर्किट लेता हूं। मान लो कि ये R1 है और ये R2 है ना। हमको R1 का वोल्टेज मेजर करना है। किसका? R1 का। तो हम क्या करेंगे? R1 के क्रॉस एक वोल्ट मीटर ऐड। समझ में आया? मान लो मुझे R2 के क्रॉस मेजर करना है, तो हम किसके क्रॉस ऐड कर देंगे? R2 के क्रॉस। मान लो हमको R1 R2 दोनों के क्रॉस मेजर करना है, तो कैसे कनेक्ट कर देंगे? मान लो ये V1, ये V2, ये V3। बताओ V1 क्या मेजर कर रहा है? वोल्टेज अक्रॉस R1। V2 क्या मेजर कर रहा है? वोल्टेज अक्रॉस R2। V3 क्या मेजर कर रहा है? वोल्टेज अक्रॉस दिस या फिर वोल्टेज अक्रॉस बैटरी। अगर बताओ यहाँ पे V3 का रीडिंग क्या होगा? अगर ये 20 वोल्ट है तो V3 का रीडिंग क्या होगा? 20, क्योंकि V3 क्या कर रहा है? पूरे वोल्टेज को मेजर कर रहा है। समझ में आ रहा है ये बात? अब तुम मुझे वापस बताओ, अब मैं फिर से बना रहा हूं वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर का जो रेजिस्टेंस है वो हाई होना चाहिए या फिर लो? लगा बुद्धि। वोल्ट मीटर कैसे कनेक्टेड है? अरे भैया पैरेलल से बैटरी से कनेक्टेड है। बैटरी का मेजर करूंगा तब बैटरी से क्या होना चाहिए? हाई। देखो कैसे हाई होगा, बुद्धि लगाओ थोड़ा सा। अगर तुम सोचो कि यहाँ पे, यहाँ से करंट आ रहा है, आते 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 यहाँ पे आया, अब बताओ कायदे से तुम्हारा मैक्सिमम करंट किस में जाना चाहिए? इसमें। बट तुमने एक वोल्ट मीटर कनेक्ट किया इधर, तो कुछ तो करंट जाएगा इसमें, जाएगा ना। बट तुम क्या चाहते हो? इसमें कम करंट जाए। क्या जाए? कम, सो दैट ज्यादा अल्टर ना हो। इसमें करंट कम कब जाएगा? जब रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा हो। तो आइडियल वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस कितना होगा? इनफाइनाइट। आइडियल, आइडियल मतलब बहुत ज्यादा, मतलब एकदम करंट जा ही ना उसमें, तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट। बट जनरली वोल्ट मीटर हम बनाएंगे तो उसका रेजिस्टेंस क्या रखेंगे? हाई। क्लियर है? तो वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस क्या होगा? हाई। फॉर आइडियल वोल्ट मीटर, आइडियल वोल्ट मीटर, आइडियल वोल्ट मीटर रेजिस्टेंस मस्ट बी। समझ में आया दोनों डिवाइस का फंक्शन? क्लियर है? अब मान लो कि तुम्हारे पास एक है 20 मेगा ओम का रेजिस्टेंस और एक है तुम्हारे पास 30 ओम का रेजिस्टेंस। इसमें से किसको यूज करोगे वोल्ट मीटर में? 20 मेगा ओम। किसको एमीटर में?
30 ओम। समझ में आ रहा है ये बात? क्लियर है? अच्छा, गैल्वेनोमीटर वो भी एक एमीटर ही जैसा है। वो गैल्वेनोमीटर क्या ना, बहुत ही छोटा करंट को मेजर करता है। किसको? छोटे करंट को। समझ में आ रहा है? जैसे कि मान लो 2 एम्पेयर, 10 एम्पेयर, 5 एम्पेयर, इससे ज्यादा नहीं। क्लियर है? और बड़ा करंट मेजर करना 10, 100 एम्पेयर, 500 एम्पेयर, तो उसके लिए क्या यूज करेंगे? एमीटर। वो एमीटर लेकर आते हैं। क्या लेकर आते हैं? गैल्वेनोमीटर तो इनफैक्ट मिली एम्पेयर में करंट मेजर करते हैं, 1 एम्पेयर से भी कम ही रहता है। ठीक है? करंट में अरे बहुत सारा ऐसा, जैसे कि तुम्हारा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, जैसे कि तुम्हारा कंप्यूटर चिपसेट या फिर जहाँ पे एलईडी बल्ब वगैरह जलाते हैं, तो वहाँ पे करंट बहुत कम जाता है। तो उसको मेजर करने के लिए एक ऐसा डिवाइस बनाने पड़ेगा ना। भाई सोनार की दुकान में नॉर्मल तराजू से सोना तौलोगे क्या तुम? है कि उसके लिए अलग बनाओगे जो बहुत एक्यूरेट हो, जो छोटे छोटे वेट को भी मेजर कर सके? बनाओगे ना? ना तो सब्जी वाला लेके गया तो 100-200 ग्राम ऐसे ही प्लस माइनस कर देता है, तो बर्बाद हो जाएगा वो। तो कोई तुम ऐसा डिवाइस बना रहे हो जहां पर हमको छोटे करंट को भी देखना है, इग्नोर नहीं करना। क्या एमीटर लगाओगे? हो गया काम। क्या लगाओ? एक ऐसा डिवाइस बनाओ जिससे छोटे करंट को भी मेजर कर सकते हैं। तो वो कौन सा डिवाइस है? गैल्वेनोमीटर। समझ में आ रहा है ये बात? क्लियर है? थोड़ा सा और बचा है, तो मैं नेक्स्ट में ही वैसे कंप्लीट कर दूंगा, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में। बस एक बच गया तुम्हारा